नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंडियन कोस्ट गार्ड नाविक जीडीडीबी के बारे में, क्योंकि असेसमेंट टेस्ट 1 आप सभी का आने वाला है। जैसे कि आप लोगों को पता है कि आपका आईसीजी स्टेज 2 में जो है असेसमेंट पेपर की क्या भूमिका रहती है। ठीक है, आईसीजी पेपर में अगर मैं बात करूँ तो देखिए, जब तक आप असेसमेंट पेपर पास नहीं करते हैं तो आपको जो है ना ही फिजिकल के लिए शॉर्टलिस्ट होंगे, फिर ना ही आप मेडिकल के लिए। तो इससे अच्छा है कि आप आईसीजी की प्रिपरेशन कर लें। ठीक है भाई, ये बात आपकी समझ में आ गई। आज ही आपको मैं बताना चाहूँगा क्लास नंबर 1 आप सभी के लिए रहने वाली है। ठीक है, क्लास नंबर 1 आप सभी के लिए रहेगी, जिसमें आपको मैं बताना चाहूँ तो देखिए, ये जो क्लास है वो आप लोग जैसे कि पहला क्वेश्चन भी देख पा रहे होंगे, हिंदी में भी लिखा हुआ और इंग्लिश में भी लिखा हुआ है। ठीक है, अगर कोई मान लो हिंदी मीडियम का कैंडिडेट है तो वो हिंदी में भी पढ़ सकता है और इंग्लिश में भी पढ़ सकता है। ठीक है, दोनों में आपको यहाँ पे लैंग्वेज मिलने वाली है। साथ ही मैं आपको बताना चाहूँगा, काफ़ी अभ्यर्थी के मन में डाउट है अभी भी कि भैया इसमें एसआरटी के क्वेश्चन आएंगे या नहीं। तो दोस्तों, मैं आपको बता देना चाहता हूँ, पिछली बार एसआरटी के क्वेश्चन नहीं आए थे और अभी तक जितना भी अभी भी असेसमेंट पेपर हुआ है उसमें कभी भी एसआरटी के क्वेश्चन नहीं पूछे गए हैं। तो आप सभी को एसआरटी की तैयारी नहीं करनी है, केवल जो आपको मैं करा रहा हूँ बस उतना आपको करना है। ये बात आपको समझ लीजिएगा। ठीक है भाई, ये बात आपकी क्लियर होगी। साथ ही दोस्तों, मैं आप सभी को बताना चाहूंगा, आज हमारी ये पहली क्लास है, इसलिए जो क्लास रहने वाली है आपको मैं बता देना चाहता हूँ। आज हमारी ये पहली क्लास है, फर्स्ट क्लास 1 रहने वाली है। और ये जो क्लास है वो केवल और केवल आपको मैं बताना चाहूंगा, आज जो है यूट्यूब पे भी लाइव रहने वाली है और एक हमारा पेड बैच है। ठीक है, पेड बैच में भी लाइव रहने वाली है। ठीक है, आज ये क्लास जो है पेड बैच में भी रहेगी। ठीक है, पेड बैच जो है हमारा उसमें भी रहेगी क्लास 1 जो है। ठीक है, और आज हमारी ये यूट्यूब पे भी लाइव रहेगी। ठीक है, यूट्यूब पे यानी दोनों पे ये आपकी क्लास जो है लाइव रहने वाली है। ठीक है, आज केवल क्लास जो 1 होगी, केवल आज के लिए जो है क्लास 1 जो है आपको यूट्यूब पे मिलेगी। बाकी मान लो क्लास 2 जो है, ठीक है, आपसे जो है क्लास 2 या सेकंड जो भी आने वाली क्लासेस होंगी वो आपको हमारे पेड टेलीग्राम एक बैच बना रखा है हमने। ठीक है, पेड टेलीग्राम एक चैनल है हमारा, प्राइवेट टेलीग्राम चैनल है। वहाँ पे मैं आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में आप सभी को जो पीडीओ है वो प्रोवाइड कराता रहता हूँ। ठीक है भाई, शाम को आपको 8 बजे जो है, कम से कम 8 बजे या फिर थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन 8 बजे की समथिंग आपको जो है हमारे टेलीग्राम चैनल पे क्लासेस वो मिल जाएंगी रिकॉर्डेड फॉर्म में। ठीक है, ये बात आपकी समझ में आ गई। इसमें मैं आपको उतना ही कराऊंगा जितना आपके एग्जाम के लिए रिलेवेंट है, जिससे कि आप एग्जाम को अपना पास कर पाओ। ठीक है, ये बात आपकी समझ में लीजिएगा कि आपको पेपर को पास करना है, इसमें कोई भी महारत हासिल नहीं करनी है। तो इस चीज़ का आपको खासकर में ध्यान रखना है कि केवल आपको पेपर को पास करना है। ठीक है, और ज़्यादा इसमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। बाकी जो समय है अपना, ठीक है, बाकी के समय को आप अपना यूटिलाइज करो, अच्छे से फिजिकल की तैयारी करो, और बाकी जो भी समय है मेडिकल वगैरह को आप लोग उस टाइम दो। कोई भी थोड़ी बहुत दिक्कत है तो उसको सही करने की कोशिश करो। ठीक है, ये बात आपकी समझ में आ गई। और अभी तक भी अगर आपने हमारा बैच परचेज नहीं किया है तो आप बैच परचेज जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, इसका जो प्राइस है वो 199 रुपीज़ है केवल। ठीक है, इस आपको इस प्राइस को परचेज कर लेना है। इसका जो प्राइस मैंने आपको 199 रुपीज़ बता दिया। अगर आप हमारे कॉन्टैक्ट नंबर पर मैसेज करते हैं, हमारा ये व्हाट्सअप नंबर है 9412 62 47 33, ये हमारा एक व्हाट्सअप नंबर है, केवल आपको इस पर व्हाट्सअप करना है। ठीक है, ये बात आपकी समझ में आ गई, केवल आपको इसके ऊपर व्हाट्सअप करना है। और क्या होगा कि आपको वहाँ पे जो है आपको बैच से इन्फॉर्मेशन जो आपको बैच परचेज करा दिया जाएगा। इसमें केवल आप बैच जो परचेज करना चाहते हैं वही मैसेज करें, अन्यथा कोई व्यक्ति मैसेज ना करें। अगर आपको कोई भी डाउट है तो इंस्टाग्राम आईडी दे रखी है, वहाँ पे आप अपने डाउट को सॉल्व कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे जो है केवल अपना मैसेज वही करें जो अपना बैच परचेज करना चाहता है। ठीक है, ये बात आपकी समझ में आ गई। तो आपकी समझ में क्लियर तरीके से आ चुका हो कि आपको जो है किस तरीके से आपको करना है, क्या नहीं करना, मैंने आपको सब कुछ बता दिया। बाकी पहली वीडियो है आज जो कि यूट्यूब पर रहेगी, बाकी अगली जितनी भी वीडियो आएंगी वो आपको जो है हमारे प्राइवेट टेलीग्राम चैनल पे ही आपको मिलने वाली है। ठीक है, ये बात आपकी समझ में आ गई। अब चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 जैसा कि आप लोग यहाँ पे चेक कर पा रहे होंगे, क्वेश्चन नंबर 1 जो आपसे किसी क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन नंबर 1 आपसे कह रहा है क्या कि गोदीपाड़ा बंदरगाह भारत के किस राज्य में स्थित है। ठीक है, अगर मैं बात करूं इन विच स्टेट ऑफ इंडिया इज गोदीपाड़ा पोर्ट लोकेटेड, अगर मैं बात करता हूं तो यहाँ पे ये पूछता है कि यहाँ पे जो है गोदीपाड़ा जो बंदरगाह है वो आपके भारत के किस राज्य में स्थित है, आपको इनमें से ये बताना होगा। उससे पहले हम जान लेते हैं कि ऑप्शन अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे ऑप्शन भी आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि अगर मैं बात करूं केरल में देखिएगा 2 आपके बंदरगाह हैं। एक तो आपका देखिएगा कोच्चि में पड़ता है। ठीक है, एक तो आपका कोच्चि में पड़ता है। दूसरे के बारे में अगर मैं बात करूं तो जो दूसरा पड़ता है वो आपका देखिए अलुपुजा में पड़ता है। कहाँ पे, ये अलुपुजा एक जगह है, वहां पे पड़ता है आपका। ठीक है, अलुपुजा में। तो ये बात आपकी समझ में आ गई। तो ये 2 जगह आपका केरल में आपका पड़ता है। ठीक है, ये बात आप लोग समझ लीजिएगा। ठीक है भाई, चलिए आगे बात करते हैं। आपके देखिएगा तमिलनाडु में, तो तमिलनाडु में जो है नागापट्टिनम के नाम से एक आपको पोर्ट पड़ता है, नागापट्टिनम। ठीक है, नागापट्टिनम के नाम से एक पड़ता है, ये बात आप लोग समझ लीजिएगा। ठीक है, नागापट्टिनम के नाम से। आगे बात करते हैं, देखिएगा आपके गुजरात में, तो गुजरात में देखिएगा आप सभी का एक दीनदयाल, ठीक है, दीनदयाल
पोर्ट भी आप सभी का पड़ता है, जो कि अगर मैं बात करूं गुजरात में पड़ता है। बात करता हूं देखिए कर्नाटक में, तो कर्नाटक में एक मंगलुरु पोर्ट आपने देखा होगा, ठीक है। मंगलुरु में आपका सेंटर भी है, अगर मैं बात करूं तो मंगलुरु जो है एक सेंटर भी है आईसीजी का वहीं पे, और वहीं पे आपका एक पोर्ट पड़ता है। तो अगर मैं बात करूं ये गोदीपाड़ा जो है, मैंने बात की है गोदीपाड़े के बारे में, ठीक है। आपको मैंने इतना सब क्यों बताया, इतना सब इसलिए बताया हूं क्योंकि देखिए आपको ये भी पता चल पाए कि इनकेस अगर मान लो ये गोदीपाड़ा नहीं पूछा जाता है, तो इनमें से अगर कोई भी पूछा जाता है, ये जो मैंने आपको बताए हैं इनमें से अगर कोई सा भी पूछा जाता है तो आप आसानी से अपने क्वेश्चन को टिक कर पाओ। तो अगर मैं बात करूं गोदीपाड़ा के बारे में, तो गोदीपाड़ा जो है आपका गुजरात राज्य में स्थित है, ये बात आप लोग यहाँ पे अच्छी तरह से समझ लीजिएगा, ठीक है भाई। तो गोदीपाड़ा जो है आपका पोर्ट जो है वो आपका उसमें पड़ता है गुजरात में, ठीक है। ये बात आपकी समझ में आ गई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के सामने दिख रहा है क्या, क्वेश्चन नंबर 2 जो है, ठीक है। इसमें हम टोटल 40 क्वेश्चन कराएंगे आप सभी को, ये भी आप लोग समझ लीजिएगा, 40 क्वेश्चन कराएंगे। और एसआरटी में आपके 40 ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, चाहे आपने डीबी से पास किया हो या फिर आपने जीडी पास किया हो, दोनों के लिए आपके हेल्पफुल आप सभी के लिए रहने वाला है, ठीक है। ये बात आपकी समझ में आ गई, तो ये चीज आप लोग यहाँ पे अच्छी तरह से समझ लीजिएगा, ठीक है भाई। चलिए अब आपको यहाँ पे दिखाने की कोशिश करता हूँ। तो क्वेश्चन नंबर जो अगला है वो आपसे क्या कह रहा है कि ये आपसे पूछता है क्या मोहिनी अट्टम नृत्य भारत के किस राज्य में किया जाता है, ठीक है। आप सभी पूछ रहा है कि मोहिनी अट्टम जो क्लासिकल डांस है वो आपका कहाँ पे किया जाता है, इन विच स्टेट ऑफ इंडिया इज मोहिनी अट्टम डांस परफॉर्म, यानी कहाँ पे आपका जो मोहिनी अट्टम डांस है परफॉर्म किया जाता है। तो उससे पहले आपको ये जानना जरूरी है कि जो बाकी जो डांस है वो कहाँ कहाँ पे आपके परफॉर्म किए जाते हैं। सबसे पहले आपको मैं बता देना चाहता हूँ जो भरतनाट्यम है वो आपका तमिलनाडु में किया जाता है, ठीक है। भरतनाट्यम जो है आप सभी का वो आपका तमिल में किया जाता है, ठीक है। ये बात आप लोग समझ में आ गई। अगर मैं बात करता हूँ देखिएगा कुचिपुड़ी के बारे में, ठीक है, कुचिपुड़ी के बारे में, कुचिपुड़ी के बारे में अगर मैं बात करूं तो कुचिपुड़ी जो है आप सभी का आंध्र प्रदेश में किया जाता है। कहाँ पे किया जाता है, आंध्र प्रदेश में, ठीक है। ये बात आपकी समझ में आ गई। अगर मैं बात करता हूँ देखिएगा आप सभी की कथकली के बारे में, ठीक है, कथकली, ठीक है, कथकली के बारे में अगर मैं बात करूं तो कथकली जो है आप सभी का ये आपका केरल राज्य में किया जाता है, केरल राज्य में, ठीक है। अगर मैं बात करता हूं देखिएगा आपके कथक के बारे में, तो कथक जो आप सभी का नॉर्थ इंडिया में किया जाता है। नॉर्थ पर अगर मैं बात करूं तो यूपी और राजस्थान, ठीक है, खासकर में यूपी और राजस्थान में किया जाता है। आगे मैं बात करता हूं देखिएगा आगे अगला जो है आप सभी का कुचिपुड़ी, ठीक है। अगर मैं बात करता हूं आप सभी का कुचिपुड़ी के बारे में, तो कुचिपुड़ी मैंने आपको बता दिया, कथकली भी आपको बता दिया और आपको मोहिनीअट्टम भी बता दिया, ठीक है। अभी मोहिनीअट्टम के बारे में बात करेंगे, उससे पहले हम जान लेते हैं देखिएगा मणिपुरी के बारे में, ठीक है। अगर मैं बात करूं देखिए मणिपुरी जो है, मणिपुरी कहाँ पे आपका डांस परफॉर्म किया जाता है। मणिपुरी जो है आपका नाम से ही आप लोग पहचान सकते हैं, ये आपका मणिपुर राज्य में किया जाता है। कहाँ पे किया जाता है, मणिपुर में, ठीक है। ये बात आपकी समझ में आ गई। अगले डांस के बारे में बात करूँ तो जो अगला डांस है वो आपका ओडिसी रहता है, ओडिसी, ठीक है, ओडिसी जो है आपका उड़ीसा राज्य में ही किया जाता है। इसको आप लोग नाम से ही समझ सकते हैं, ये उड़ीसा राज्य में किया जाता है, ठीक है। और अगले बात करूं तो अगला जो है आपका कौन सा रहेगा, सत्रिया रहेगा, ठीक है। सत्रिया के बारे में बात करूं तो सत्रिया जो आपका असम में किया जाता है। कहाँ पे किया जाता है, आपका असम में किया जाता है। ये बात आपकी समझ में आ गई। तो ये आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि ये सत्रिया डांस जो है आपका असम में किया जाता है। और 8वां जो है वो आपके सामने मोहिनी अट्टम मैंने आपको भी बता दिया, ठीक है, मोहिनी अट्टम, ठीक है, मोहिनी अट्टम, ठीक है। और ये कहाँ पे किया जाता है, ये भी आपका केरल राज्य में किया जाता है, ठीक है। कहाँ पे किया जाता है, केरल राज्य में आप सभी का किया जाता है। ये लोग आप लोग यहाँ पे अच्छी तरह से समझ सकते हैं, ठीक है भाई। तो ये कहाँ पे किया जाता है, आपका केरल राज्य में। तो टोटल मिला के आप सभी को ये कितने हैं, देखिए क्लासिकल डांस के बारे में बात करूँ तो टोटल क्लासिकल डांस जो वो कितने 8 क्लासिकल डांस है, ठीक है। 8 में से अगर मैं बात करूँ जो अभी नया बना है, ठीक है, नया जो है संस्कृति मंत्रालय से वो नया जो जारी हुआ है वो कौन सा है, आपका छऊ नृत्य है। कौन सा है, छऊ नृत्य, ठीक है। लेकिन अभी के लिए आपको केवल और केवल 8 डांस को याद करना है। तो यहाँ पे आपसे पूछा गया था कि मोहिनी अट्टम जो है कौन से राज्य का डांस है, तो आपको बताना होगा मोहिनी अट्टम कहाँ का है, केरल राज्य का डांस है, ठीक है। अब आपसे कुछ भी पूछता है आपको यहाँ पे ऑप्शन ए एकदम करेक्ट हो जाएगा। अगर मान लो आपको तमिलनाडु का पूछता है तो तमिलनाडु का आप बता सकते हो कि यहाँ पे भरतनाट्यम होता है। उत्तर प्रदेश का पूछता है तो कथक बता सकते हो। और राजस्थान का कोई भी यहाँ पे क्लासिकल डांस फिलहाल में नहीं है। अगर मैं बात करूं तो आप इसको यूपी और राजस्थान में जो है आपका जो है आपका कथक ही किया जाता है। ये बात आपकी समझ में आ गई। तो ये भी आप लोग यहाँ पर अच्छी तरह से समझ सकते हैं, ठीक है भाई। चलिए आगे चलते हैं, देखिए क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ अगर हम चलें तो क्वेश्चन नंबर 3 जो आप सभी के सामने दिख रहा होगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आपसे क्या कहता है कि भारत वर्ष 2024 में भारत रत्न कितने लोगों को प्राप्त हुआ है, ठीक है। यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि हाउ मेनी पीपल रिसीव्ड भारत रत्न इन द ईयर 2024, ठीक है। आपसे पूछ रहा है कि कितने लोगों को जो है भारत रत्न जो है दिया गया है, ठीक है। सबसे पहले हमको ये जानना जरूरी है कि किन किन लोगों को भारत रत्न मिला है, ठीक है। अगर मैं बात करूं भारत रत्न के बारे में तो भारत रत्न जो है कर्पूरी ठाकुर को मिला है, पहले नंबर पर आपके ये है। दूसरे नंबर पर अगर मैं बात करूं तो देखिए लाल कृष्ण अडवाणी को मिला है।
तीसरे अगर मैं बात करता हूँ तो तीसरे जो है आपके पीवी नरसिम्हा राय हैं, और चौथे अगर मैं बात करूँ तो चौथे जो है आपके देखिए चौधरी चरण सिंह हैं, जो कि आपके उत्तर प्रदेश के पुराने सीएम भी रह चुके हैं। और बात करता हूँ पांचवें जो है आपके एम.एस. स्वामीनाथन है, जो कि ग्रैंड रेवोल्यूशन के जो है फादर माने जाते हैं। ठीक है, तो टोटल जो है भारत रत्न कितने लोगों को यहाँ पे दिया गया है, तो टोटल जो है 5 लोगों को जो है भारत रत्न जो है से नवाजा गया है। ठीक है, यानी कि आपको 5 लोगों को भारत रत्न अवार्ड जो है दिया गया है। ठीक है भाई, ये बात आपकी समझ में आ गई। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन आप सभी से क्या कहता है, अगला क्वेश्चन आपसे चौथा नंबर क्वेश्चन कह रहा है क्या कि यानी अगर मैं बात करूं संयुक्त राष्ट्र अंतरराष्ट्रीय बाल आपातकालीन कोष, यानी अगर मैं बात करूं यूनिसेफ के बारे में, ठीक है, यूनिसेफ का मुख्यालय कहां पर स्थित है, यानी अगर मैं बात करूं वेयर इज द यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी कॉर्प्स यानी यूनिसेफ हेडक्वार्टर लोकेटेड, कहाँ पे आपका जो है हेडक्वार्टर लोकेटेड है, आपको ये बताना बहुत ही जरूरी है। उससे पहले मैं आप सभी को बता देता हूं, देखिए अगर मैं बात करूं तो यूएसए यानी न्यूयॉर्क में आप सभी का कौन सा जो है हेडक्वार्टर है, यूनिसेफ अगर मैं बात करूं जो है आपका यूनिसेफ जो है आपका यहीं पे जो है लोकेटेड है। कहाँ पर है आपका यूनिसेफ का जो हेडक्वार्टर है वो आपका न्यूयॉर्क में ही है। तो इसका मतलब इसका जो पहला आंसर है वो सही हो जाएगा, लेकिन हमको बाकी के ऑप्शन भी जानने हैं। ठीक है, ये तो है ही नहीं कि भाई ऐसा हो कि मतलब यूनिसेफ ही पूछा जाएगा, बिल्कुल ऐसा नहीं हो सकता है कि इससे संबंधित कुछ भी पूछा जाए। तो हम सभी ऑप्शन को विद एक्सप्लेनेशन आपको समझाएंगे। ठीक है, हम बात करते हैं वॉशिंगटन डीसी में। अगर मैं बात करूं तो वॉशिंगटन डीसी में आपको आईएमएफ का जो मुख्यालय हेडक्वार्टर जो है आईएमएफ का हेडक्वार्टर जो है वॉशिंगटन डीसी में पड़ता है। ठीक है, अगर आगे मैं बात करता हूं देखिएगा जेनेवा में। ठीक है, अगर मैं जेनेवा में बात करूं स्विट्जरलैंड में पड़ता है, तो जेनेवा में आपका किसका पड़ता है, आपका WHO का यानी कि WHO, ठीक है, यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का जो है हेडक्वार्टर जो है आपका जेनेवा में पड़ता है। आगे बात करते हैं देखिए बेल्जियम के बारे में। तो बेल्जियम का हेडक्वार्टर कहाँ पे पड़ता है आपका, नाटो जो है, ठीक है, नाटो का जो हेडक्वार्टर है वो आपका जो कहाँ पे पड़ता है आप सभी का वर्ल्ड बेल्जियम में पड़ता है। ठीक है, तो ये बात आपकी समझ में आ गई। तो अब यहाँ पे पूछा गया था कि यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है, तो अब आसानी से आप लोग बता सकते हो कि यूनिसेफ का जो मुख्यालय है वो न्यूयॉर्क यानी यूएसए में आपका लोकेटेड है। ठीक है, ये बात आपकी समझ में आ गई, तो इसका जो आंसर है ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है भाई, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 जो आप सभी के सामने दिख रहा है, क्वेश्चन नंबर 5 पूछता है आपसे जाइमेक्स सैन्य अभ्यास किन 2 देशों के बीच हुआ है। ठीक है, क्या पूछा आपसे, जाइमेक्स पूछा गया है। ठीक है, मिलिट्री एक्सरसाइज टू प्लेस बिटवीन टू कंट्री। ठीक है, कौन सी 2 कंट्री हैं जिनके बीच में जाइमेक्स अभ्यास को किया गया है। ठीक है, तो अब का युद्ध अभ्यास से संबंधित कोई ना कोई क्वेश्चन वहां पे पूछा जाता है, तो जितने भी आप लोग युद्ध अभ्यास हैं आप उनको अच्छी तरह से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग इसको JI के से अच्छी तरह से यहाँ पे समझ सकते हैं। एक ट्रिक आपको रहती है, ठीक है, आपको कहीं ना कहीं मान लो कोई भी युद्ध अभ्यास पूछा जाता है तो उसमें आपको कोई 1-2 वर्ड ऐसा होगा जो अपना वो उससे रिलेटेड करेगा। ठीक है, अगर मैं बात करूं तो एन यहाँ पे नहीं है, तो एन को आप बिल्कुल निकाल सकते हैं, तो नेपाल कोई चांस है नहीं है। ए होने के चांसेस हैं या नहीं, तो बिल्कुल नहीं है यहाँ पे, क्योंकि ए यहाँ पे बात नहीं की गई है। ए आपका है लेकिन आगे जाके है। ठीक है, कनाडा के बारे में बात करूं, यूएसए कनाडा में नहीं हुआ है, तो आप यहाँ पे जे यानी जापान और इंडिया, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे जो ऑप्शन बी हो जाएगा वो एकदम करेक्ट हो जाएगा। जापान और इंडिया के बीच में जाइमेक्स सैन्य अभ्यास जो है हुआ है। ठीक है, ये बात आपकी समझ में आ गई। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आप सभी से क्या पूछता है, अगला क्वेश्चन पूछ रहा है आप सभी से कि ब्लड प्रेशर यानी ब्लड प्रेशर को किस यंत्र द्वारा मापा जाता है, यानी कि वाई विच इंस्ट्रूमेंट इज ब्लड प्रेशर मेजर्ड, यानी किस यंत्र के द्वारा हमारे ब्लड प्रेशर को नापा जाता है, आपको ये बताना होगा। ठीक है भाई, तो आपको ये बताइए इनमें से कौन सा होगा। अगर मैं बात करता हूँ सबसे पहले स्फिग्नोमीटर के बारे में बात करते हैं। स्फिग्नोमीटर जो है आपका क्या नापता है, वो आपका बीपी नापता है। ठीक है, बीपी नापता है। अगर मैं बात करूं देखिए हाइग्रोमीटर के बारे में, तो हाइग्रोमीटर आपके क्या नापता है, डेंसिटी नापता है, डेंसिटी। ठीक है, डेंसिटी नापता है आप सभी की, जिसको हम आर्द्रता बोलते हैं। ठीक है, आर्द्रता आप सभी से नापता है वो। अगर मैं बात करता हूँ फेदोमीटर से, तो फेदोमीटर जो आप सभी की डेप्थ नापता है, डेप्थ। ठीक है, डेप्थ आपकी नापता है फेप्थ। ठीक है, जिसको हम गहराई बोलते हैं। ठीक है, गहराई। ठीक है भाई, आगे बात करते हैं देखिए बैरोमीटर के बारे में। तो बैरोमीटर जो है आपका प्रेशर यानी दाब आपका नापता है। क्या नापता है, प्रेशर। ठीक है, प्रेशर आपका नापता है, तो हम किसको बोलेंगे, दाब। ठीक है, ये बात आपकी समझ में आ गई। अब आपसे पूछा था कि ब्लड प्रेशर यानी बीपी जो है, यानी कि बीपी को हम क्या बोलते हैं, ब्लड प्रेशर, तो किसको कौन नापता है, जो आपका स्फिग्नोमीटर जो आपका ब्लड प्रेशर नापता है। तो इसका जो है ए ऑप्शन एकदम करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने है, जो कि आप लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन आप सभी से क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 7 जो है, क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि 33वें पेरिस ओलंपिक गेम्स कहाँ पर आपका आयोजित हुए हैं। ठीक है, यानी कि वेयर वर द 33rd पेरिस ओलंपिक गेम्स इन हेल्ड। ठीक है, यानी कहाँ पे 2024 में आप सभी के कहाँ पे आपके कंडक्ट कराए गए हैं। ठीक है भाई, तो यहाँ पे फ्रांस में कराए गए हैं, ऑस्ट्रेलिया में, या फिर आप सभी की साउथ अफ्रीका में, या फिर इंडिया में। ठीक है, यहाँ पे इंडिया को स्पेलिंग सही कर लीजिएगा, थोड़ा डी यहाँ पे आएगा, AI यहाँ पे आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या होगा जाएगा,
ठीक है। तो यहाँ पे पेरिस कहाँ पे पड़ता है आपको ये पता चल जाना चाहिए। पेरिस जो पड़ता है कहाँ पे, पेरिस जो पड़ता है वो कहाँ पड़ता है, फ्रांस में पड़ता है। तो यहाँ पे ये ऑप्शन एकदम करेक्ट हो जाएगा। लेकिन बात ये नहीं है इस क्वेश्चन को लाने की बजाय, वजन ये है कि देखिएगा कि यहाँ पे आपको टोटल कौन कितने नंबर पे रहा है वो भी आपको जानना बहुत ही जरूरी है, ठीक है। पेरिस ओलंपिक में अगर मैं बात करूँ रैंक वन जो है यूनाइटेड स्टेट यानी यूएसए ने प्राप्त की है, ठीक है। रैंक वन जो है किसने प्राप्त की है, आपका फर्स्ट रैंक किसकी है, ठीक है। रैंक वन जो है आपकी किसकी है, यूएसए की है, ठीक है। अगर मैं बात करता हूं देखिएगा चाइना के बारे में, ठीक है, चाइना की जो है कौन सी रैंक है आपकी, सेकंड रैंक है। अगर मैं बात करता हूं देखिए जापान के बारे में, तो जापान की कौन सी रैंक है आपकी, वहां पे थर्ड रैंक है, ठीक है, थर्ड रैंक है। और चौथे नंबर पे कौन सा, फोर्थ नंबर पे कौन है, ऑस्ट्रेलिया है, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया। तो आप लोग यहाँ पे समझ सकते हैं कि फोर्थ नंबर पे यहाँ पे ये है। लेकिन भारत का जो नंबर है अगर मैं बात करूं तो इंडिया का जो नंबर है यहाँ पे रैंकिंग में, तो इंडिया का जो नंबर है वो कितना है, 71 नंबर है। लेकिन अगर मैं बात करूं इंडिया में कितने कितने यहाँ पे मेडल प्राप्त किए हैं, तो वो भी आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। टोटल हमारे इंडिया ने 6 मेडल प्राप्त किए हैं पेरिस ओलंपिक में। कितने मेडल प्राप्त किए हैं, 6 मेडल प्राप्त किए हैं। जिसमें से अगर मैं बात करूं तो जीरो, गोल्ड के बारे में बात करूं तो जीरो यानी एक भी गोल्ड नहीं आया है हमारा, ठीक है। अगर मैं बात करता हूं देखिएगा आपके ब्रॉन्ज के बारे में, ठीक है, ब्रॉन्ज जो है हमारा कितना आया है, एक ब्रॉन्ज आया है हमारा। अगर मैं बात करता हूँ सिल्वर के बारे में, तो सिल्वर हमारे कितने आए हैं, टोटल 5 सिल्वर आए हैं, ठीक है। तो एक ब्रॉन्ज आया है, 5 आपके सिल्वर आए हैं, टोटल मिला के आपके 6 मेडल जो है प्राप्त हुए हैं। तो पेरिस ओलंपिक से हमें भारत के लिए 6 गोल्ड मेडल, सॉरी 6 मेडल जो है प्राप्त हुए हैं। तो वो आप लोगों को मैंने बता दिया पेरिस ओलंपिक के संबंध, ठीक है। ये बात आपकी समझ में आ गई। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने है जो कि क्वेश्चन नंबर 8 जो है। तो क्वेश्चन नंबर 8 अगर हम देखें तो यहाँ पे आप लोग अच्छी तरह से देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे पूछा गया है कि भारत का ज्योतिपुंज यानी लाइट ऑफ एशिया किसे कहा जाता है। हु इज कॉल्ड द लाइट ऑफ एशिया, किसको हम जो है लाइट ऑफ एशिया के नाम से जानते हैं, ये भी आपको बताना होगा। महात्मा गांधी होगा, चंद्रगुप्त मौर्य होगा, या फिर आपका बिंदुसार होगा, या फिर आपका सम्राट अशोक होगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे जो है महात्मा गांधी के बारे में थोड़ा सा, सॉरी महात्मा बुद्ध के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं कि महात्मा बुद्ध जो है उनका जन्म कहाँ पे हुआ था। तो उनका जो जन्म है वो कहाँ पे हुआ है, आपका लुम्बिनी में हुआ है। कहाँ पे हुआ है, लुम्बिनी में हुआ है, ठीक है। ये बात आपकी समझ में आ गई, लुम्बिनी में उनका जन्म हुआ है। अगर मैं बात करूं उनके बचपन का नाम जो है, बचपन का नाम क्या था, उनके बचपन का नाम था सिद्धार्थ। क्या था उनके बचपन का नाम, सिद्धार्थ था, ठीक है। अगर मैं बात करूं देखिएगा उनका ज्ञान कहाँ पे प्राप्त हुआ है। अगर मैं ज्ञान के बारे में बात करूं तो ज्ञान जो है आप सभी का कहाँ पे प्राप्त हुआ है, आपके बोध गया में। कहाँ पे प्राप्त हुआ है, बोध गया, ठीक है। बोध गया में उनको जो है ज्ञान प्राप्त हुआ है, ठीक है। बोध गया जो कि बिहार में पड़ता है, ठीक है, बिहार में, ठीक है। ये बात आपकी समझ में आ गई। तो बोध गया में उनको ज्ञान प्राप्त हुआ है। अगर मैं बात करता हूँ देखिए महापरिनिर्वाण का मतलब होता है उनकी डाइड, यानी कहाँ पे वो मृत्यु हुई है उनकी, ठीक है, मृत्यु कहाँ पे हुई है उनकी, तो वो उनकी हुई है कहाँ पे, कुशीनगर, ठीक है, कुशीनगर में उनकी जो है मृत्यु हुई है। कहाँ पे हुई है, कुशीनगर, ठीक है। ये बात आपकी समझ में आ गई। तो लाइट ऑफ एशिया किसे कहा जाता है, महात्मा बुद्ध को ही जो है लाइट ऑफ एशिया के नाम से जानते हैं, ठीक है। ये बात आपकी समझ में आ गई। तो यहाँ पे जो है महात्मा बुद्ध से संबंधित ये कुछ टॉपिक थे जो कि मैंने आपको बता दिए। बाकी अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे ए ऑप्शन एकदम करेक्ट हो जाएगा। अगर मैं ऑप्शन बी के बारे में बात करूँ तो जो ऑप्शन बी रहने वाला है वो आपके जो चंद्रगुप्त मौर्य जो है उनका जो किसके संस्थापक है, वो आपके राष्ट्रकूट वंश के जो संस्थापक है। किसके वंश के संस्थापक है, जो राष्ट्रकूट वंश था, ठीक है, राष्ट्रकूट वंश, राष्ट्रकूट वंश के जो है संस्थापक जो है वो कौन है, आपके चंद्रगुप्त मौर्य है, ठीक है। ये बात आपकी समझ में आ गई। तो इसका जो है महात्मा बुद्ध एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की हम तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 9 आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर 9 अगर हम देखें तो क्वेश्चन नंबर 9 आपसे क्या पूछता है कि भारत में एलोरा के, ठीक है, भारत में एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण किसने करवाया था, ठीक है। आपसे ये पूछ रहा है कि भारत में जो है एलोरा के कैलाश मंदिर का जो निर्माण है वो किसने करवाया था। तो सबसे पहले आपको जानना बहुत ही जरूरी है कि कैलाश मंदिर का निर्माण जो है किसने करवाया था, ठीक है भाई। ये बात आपको मैं बता दूं तो कैलाश मंदिर का जो निर्माण है वो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। कैलाश मंदिर का निर्माण जो है कृष्णदेव प्रथम ने आपका जो है कैलाश मंदिर का निर्माण जो है आप सभी का कराया था। किसने कराया था, कैलाश मंदिर का जो है करवाया था, ठीक है भाई। ये बात आपकी समझ में आ गई, ठीक है। एक चीज आपको गलत बता दी है थोड़ी सी, उसको थोड़ा मैं आपको सुधार देता हूं अभी। यहाँ पे मैंने आपको राष्ट्रकूट वंश की बताया था, चंद्रगुप्त मौर्य जो है वो राष्ट्रकूट वंश के ना है, वो किसके वंश के हैं, मौर्य वंश के हैं, ठीक है। मौर्य वंश के संस्थापक हैं, किसके हैं, मौर्य वंश के जो है संस्थापक कौन है, आपके चंद्रगुप्त मौर्य आप सभी के हो जाएंगे, ठीक है। थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, उसको सही कर लीजिएगा। अगर मैं आगे बात करूं तो यहाँ पे जो दंती दुर्ग है वो है किसके हैं, दंती दुर्ग जो है वो है राष्ट्रकूट वंश के, ठीक है। राष्ट्रकूट वंश की जो स्थापना की थी वो किसने की थी, आपकी दंती दुर्ग ने की थी, राष्ट्रकूट वंश की, ठीक है। ये बात आपकी समझ में आ गई। तो यहाँ पे जो है, यहाँ पे हमसे पूछा है क्या एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण किसने कराया था। तो यहाँ पे जो है ए ऑप्शन एकदम करेक्ट हो जाएगा। कृष्णदेव प्रथम ने जो है आपका एलोरा के कैलाश मंदिर का जो है निर्माण करवाया था, ठीक है।
आगे चलते हैं, देखिएगा क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ अगर हम चलें तो क्वेश्चन नंबर 10 आप सभी यहाँ पे अच्छी तरह से चेक कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 में हम देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 10 जो है किस यहाँ पे क्या कहता है कि सती प्रथा को समाप्त करने वाले, ठीक है, सती प्रथा को समाप्त करने वाले वायसराय का क्या नाम था, ठीक है। आपसे ये पूछा है व्हाट वाज द नेम ऑफ द वायसराय हु एबोलिश्ड द प्रैक्टिस ऑफ सती प्रथा, ठीक है। यहाँ पे सती प्रथा को जो है किसने अंत किया है उसका आपसे ये पूछ रहा है आप सभी से। तो समाप्त करने वाले कौन थे आपको ये बताइएगा। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो कर्जन के बारे में सबसे पहले अगर हम जाने तो कर्जन कौन थे, वो कर्जन थे 1905 में उनका शासनकाल था, कितने में 1905 में, जो कि अगर मैं बात करूं तो स्वदेशी आंदोलन के जो है वायसराय थे। स्वदेशी आंदोलन जो था स्वदेशी, ठीक है, स्वदेशी आंदोलन में जो उनके जो है वायसराय थे। स्वदेशी आंदोलन में कौन थे, वायसराय थे, ये कौन थे, वायसराय, ठीक है। ये बात आपकी समझ में आ गई, तो ये बात आप लोग यहाँ पे अच्छी तरह से समझ लीजिएगा। अगर मैं बात करता हूँ चेम्सफोर्ड के बारे में तो ये जो है 1920 में असहयोग आंदोलन के जो है कौन थे, वो आपके वायसराय थे। असहयोग आंदोलन, असहयोग, ठीक है, असहयोग आंदोलन के वायसराय थे, ठीक है। ये बात आपकी समझ में आ गई, ठीक है भाई। आगे बात करते हैं लिनलिथगो के बारे में। तो लिनलिथगो कौन थे, वो भारत 1942 में, 1942, ठीक है, 1942 1942 में ये हमारे भारत छोड़ो आंदोलन में के वायसराय थे। कौन थे, भारत छोड़ो आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन के वायसराय थे, ठीक है भाई। ये बात आपकी समझ में आ गई, ठीक है। आगे मैं बात करता हूँ विलियम बेंटिक के बारे में। तो विलियम बेंटिक ने जो सती प्रथा का जो अंत था वो विलियम बेंटिक के द्वारा किया गया था, ठीक है भाई। ये बात आपकी समझ में आ गई। तो दोस्तों ये थे कुछ आपके जीके के क्वेश्चन। अब बात करते हैं, देखिएगा कि आपका अगला जो सब्जेक्ट है वो आपका रीजनिंग रहने वाला है। रीजनिंग के बारे में जानते हैं कि रीजनिंग में जो है किस तरीके के क्वेश्चन वहाँ पे पूछे जाते हैं पेपर में, ठीक है। जैसे मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगा सेम टू सेम वैसे ही क्वेश्चन आपको मिलेंगे, बिल्कुल दिक्कत नहीं लेनी, सारी चीजें मैं आपके साथ में एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ठीक है भाई। ये बात आप लोग यहाँ पे समझ लीजिएगा, ठीक है ना। तो चलिए आगे देखते हैं कि आपका किस तरीके से यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 1 जो है रीजनिंग का आपके सामने आ चुका है। यहाँ पे 11 भी इसको डाल सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। 1 नहीं आएगा, 11 आएगा, क्योंकि अगला क्वेश्चन जो है आपका इस तरीके से मैंने बनाया, तो उसको आप एडजस्ट कर लीजिएगा, ठीक है। अब बात करते हैं कि यहाँ पे आपसे पूछा है एक निश्चित कूट भाषा में केक आर डिलीशियस को SUDOCKU लिखा जाता है और आई लाइक केक्स को MUSURU लिखा जाता है। तो दी गई कूट भाषा में केक्स को क्या किस रूप में क्रमबद्ध किया जाएगा। यानी कि आपसे पूछ रहा है कि अगर इसको ये लिखा जाता है और इसको अगर ये लिखा जाता है तो यहाँ पे आपसे पूछ रहा है केक को क्या लिखा जाएगा। तो इसको करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना होता है, इसमें आपको ये चीज चेक करनी होती है कि ये भी मैं आपको सबसे पहले बताता हूँ कि सबसे पहले आपको क्या करना होता है, ठीक है। सबसे पहले आपको ये करना है कि यहाँ पे आपको कॉमन देखना होता है, ठीक है। आपसे पूछा है केक का, ठीक है, आपसे पूछा है केक का, तो केक आपको देखना है कहाँ कहाँ पे बना हुआ है, ठीक है। अगर मैं बात करूँ तो केक हमें 2 जगह मिल जाएगा, एक तो इस लाइन में और एक यहाँ पे इस लाइन में, ठीक है। अब हमसे पूछ रहा है कि यहाँ पे केक का पूछा है, तो देखिए यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है। तो यहाँ पे आप लोग देखो कुछ ना कुछ ऐसा जरूर होगा कि कॉमन होगा। अगर मैं बात करूँ कॉमन कहाँ कहाँ पे है, तो इसमें देखिए यहाँ पे क्या कॉमन है। अगर मैं बात करूँ यहाँ पे SUDO और इसमें KU में आप ये देखिएगा MUSURU, तो इन दोनों में से आपका क्या कॉमन है, इन दोनों में से ये वाले और ये वाले में से क्या कॉमन आपको यहाँ पे दिख रहा है, ये अब आप लोग बता दीजिएगा। तो मेरे हिसाब से यहाँ तो SU दिख रहा है, ठीक है, क्योंकि SU यहाँ पे देखने को मिल जाता है और SU यहाँ पे देखने को मिल जाता है, ठीक है। अगर मैं बात करूँ DU की तो DU यहाँ पे देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है, यहाँ पे देखने को DU नहीं मिलेगा ना। अगर मैं KU की बात करूँ तो KU ना मिलेगा। तो इसका मतलब यहाँ से आपका केक पूछा गया था, तो केक का जो है, ठीक है, CAKES, ठीक है, केक्स का जो है क्या हो जाएगा आपका SU हो जाएगा। तो यहाँ पे ये करेक्ट आंसर जो इसका क्या हो जाएगा आपका SU, इसका जो है करेक्ट आंसर एकदम हो जाता है, ठीक है भाई। ये बात आपकी समझ में आ गई। तो इस तरीके से हमारा SU जो एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 जो है आप लोग यहाँ पे अच्छी तरह से चेक कर सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या अब देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 2 आपसे क्या कह रहा है कि यदि निम्नलिखित समीकरण में प्लस को माइनस और तथा माइनस को यानी प्लस को माइनस करते हैं और यहाँ पे आपसे कह रहा है क्या कि गुणांक को जो भाग में परिवर्तित किया जाता है तो उसके स्थान पर क्या आएगा, ये कुछ आपको इस तरीके से दे दिया है। तो यहाँ पे अगर मान लो प्लस को माइनस कर दें और माइनस यहाँ पे आपके पूछ रहा है कि प्लस को माइनस कर दिया जाए और यहाँ पे आपसे पूछ रहा है क्या कि गुणांक को भाग कर दिया जाए, ठीक है। तो आपसे पूछता है कि इसकी जगह पे आपको क्या आएगा। तो चलिए हम इसमें आपको करने की कोशिश करते हैं, इसको सॉल्व करना है, उसके बाद क्वेश्चन मार्क पे क्या आता है, ठीक है। 15 आपको ऐसे ही रहने देना है, प्लस की जगह पे फिर आपको माइनस रखना है, ठीक है। अगर मैं बात करता हूँ, देखिए आपसे क्या कह रहा है कि यहाँ पे परस्पर आपको बदलना है, ये भी आपको खासकर में ध्यान रखना है। तो प्लस की जगह पे माइनस और माइनस की जगह पे प्लस आपको करना होगा, ठीक है। और यहाँ पे गुणा की जगह भाग और भाग की जगह पे गुणा। तो हमें इसको पहले जो समीकरण है उसको हम पूरी तरह से यहाँ पे लिख लेते हैं, ठीक है। 28 यहाँ पे गुणा की जगह पे, तो गुणा की जगह पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे भाग आ जाएगा, तो यहाँ पे 14 लिख देंगे हम। उसके बाद हमारा जो प्लस है तो प्लस की जगह पे क्या आएगा माइनस आ जाएगा, ठीक है। -7
फिर आपका माइनस है तो यहाँ पे क्या आएगा, प्लस आएगा। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पे 10। अब हम इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो देखिए यहाँ पे अगर आप इसको सॉल्व करते हो तो 14 दूनी 28, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2 माइनस 7 प्लस 10। ठीक है, और यहाँ पे जो है आपका 15 माइनस इतना हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं माइनस के कितने हैं, 7। अगर आप 15 में से माइनस के 7 घटाओगे तो कितने बचेंगे, 8। ठीक है, सॉरी 8 बचेंगे। ठीक है, 8 बचेंगे और 10 आपका यहाँ पे है ऑलरेडी। ठीक है, कितने बचेंगे यहाँ पे आपके 15 में से अगर 8 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा आपका। ठीक है भाई, तो यहाँ पे 15 में से अगर आप 8 घटाएंगे तो कितना, 7 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा आपका 8। सॉरी, लेकिन आपको एक चीज भी खासकर में ध्यान रखनी पड़ेगी, यहाँ पे आपको 2 नहीं 9 घटाना था। ठीक है, मैंने आपको 7 घटवा दिया क्योंकि माइनस का 2 ये भी है, तो कितना हो जाएगा ये 7 और 2 9, 9 घटाना पड़ेगा तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। ठीक है, और प्लस की अगर मैं बात करूँ तो 10, तो आपके कितना हो गया 16 हो गया। ठीक है, ये बात आपको मैं फिर से समझा देता हूँ कि यहाँ पे 15 माइनस 28, 28 डिवाइडेड 14 माइनस 7 प्लस 10। ठीक है, अगर आप इसको सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे आपका 2 हो जाएगा माइनस 7 प्लस 10। ठीक है, अगर मैं बात करूँ 15 में से अगर ये दोनों अगर मैं जोड़ते हैं तो माइनस माइनस के 9 हो जाएंगे। अगर इस तरीके से बात करें तो 15 माइनस 9 कितना हो जाएगा, 15 माइनस 9 6 हो जाएगा। ठीक है, और 10 प्लस का यहाँ पे है तो कुल मिला के कितना हो जाएगा 16। तो इस तरीके से ये ए ऑप्शन इसका जो है करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे ए ऑप्शन एकदम करेक्ट हो जाएगा। ठीक है भाई, अब आपसे पूछता है क्या, आपसे पूछ रहा है क्या कि उस विकल्प उस संख्या का चयन कीजिए जो अन्य 3 से भिन्न है, यानी कि सेलेक्ट वन, ऑड वन आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है कि कोई भी यहाँ पे 3 में से भिन्न है वो आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना पड़ेगा। लेकिन उससे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि किसी भी यानी अगर मान लो कोई भी नंबर दे रखे हैं यहाँ पे, ये जो ABCD जो भी अल्फाबेटिकल सीरीज दे रखी है इसमें आपका जो है पेयर जो है क्या कि मतलब उनके नंबर क्या है आपको ये भी पता होना चाहिए। M कितने नंबर पे आता है, N कितने नंबर पे आता है, तो ये चीजें भी आपको पता होनी चाहिए। इस चीज का आपको खासकर में ध्यान रख लेना है। तो चलिए हम इसको कोशिश करते हैं सॉल्व करने की। तो M 13 नंबर पे आता है, N 14 नंबर पे आता है, K जो है कितने नंबर पे आता है आपका 11 नंबर पे आता है, और L कितने नंबर पे आता है 12 नंबर पे आता है। तो 13 14 11 12। चलिए I की देखते हैं, I 9 पे आता है, J 10 पे आता है। G के बारे में बात करें तो G कितने पे आता है 7 पे आता है, और H जो आपका 8 पे आता है। ठीक है, इसी तरीके से हम देखते हैं इसको, यहाँ पे से कोई जो 3 एकदम सेम हो। ठीक है, यहाँ पे जो है ऑड वन का मतलब होता है कि कोई 3 भिन्न होंगे, एकदम 3 जो है एकदम सही है, लेकिन एक ऐसा होगा जो गलत होगा। ठीक है, आगे बात करते हैं। E जो है 5 नंबर पे आएगा, F जो है 6 नंबर पे आएगा, 3 जो है C जो है 3 नंबर पे आता है, D आपका 4 नंबर पे आता है। इस तरीके से यहाँ पे बात करें तो O जो है 15 नंबर पे आएगा, P जो है 16 नंबर पे आएगा, Q जो है 17 नंबर पे आएगा, और R जो है 18 नंबर पे आएगा। तो सीधी बात है, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे एक माइनस हो रहा था, फिर एक माइनस हो रहा था, यहाँ पे एक माइनस, फिर एक माइनस, यहाँ पे एक माइनस, फिर एक माइनस, लेकिन यहाँ पे सीरीज में चलता जा रहा है, यानी 16 17 18 15 16 17 18। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं 3 एकदम सही है यहाँ पे, लेकिन आपसे पूछा है भिन्न कौन सा है, तो यहाँ पे जो है भिन्न यहाँ पे यही है, तो इसका मतलब यही ऑप्शन एक का करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे थर्ड का जो है क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर 4 एकदम करेक्ट हो जाएगा। ठीक है भाई, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का जो है यहाँ पे आप लोगों को देखते हैं, उस विकल्प का चयन कीजिए जो तीसरे पद से संबंधित है, उसी प्रकार पहला पद दूसरे पद से संबंधित है। तो आपको यहाँ पे बताना है कि इसकी जगह पे ये आता है तो इसकी जगह पे क्या आएगा, ऐसा आपको कोई भी सिलेक्ट करना है। ठीक है, तो चलिए हम इसका पैटर्न पहले देख लेते हैं। तो बी के बाद हमारा क्या हो रहा है, ए हो रहा है। ठीक है, बी के बाद क्या हो रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि -1 कर रहा है। ठीक है, अगर हम देखें तो यहाँ पे -1 कर रहा है पहले में, और एस के बाद क्या जा रहा है, क्यू पे जा रहा है। एस के बाद अगर आप क्यू पे जाते हैं तो क्या होता है कि -2 हो जाता है। कितना हो जाता है, -2। ठीक है, अगर मैं बात करता हूँ टी के बारे में, तो टी में अगर आप यू पे जाओगे तो टी के बाद आप यू पे आते हो तो मतलब क्या होता है कि +1। अगर आप इसमें टी के बाद यू पे जाते हैं तो +1 हो जाएगा, और एन के बाद अगर हम पी पे जाते हैं तो एन के बाद अगर हम पी पे जाएंगे तो +2 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप पैटर्न आपको मिल चुका है। यहाँ पे इस तरीके से आप डी के बाद अब हम देख लेते हैं, डी में अगर हम 2 जोड़ते हैं। ठीक है, आप यहाँ पे डी में 2 जोड़ के देखिए, डी में 2 जोड़ेंगे तो क्या आएगा। ठीक है, अगर हम डी में 2 जोड़ते हैं तो डी में अगर हम 2 जोड़ेंगे तो क्या आएगा, आप सभी के सामने आप बता दीजिएगा मुझे। ठीक है भाई, तो डी में अगर हम 2 जोड़ते हैं तो यहाँ पे आपका ई और एफ, ठीक है, क्या आ जाएगा आपका, सॉरी -1 करना है सबसे पहले आपको डी में माइनस, ये पैटर्न है हमारा -1 का। ठीक है, तो सबसे पहले आपको -1 करना पड़ेगा, तो डी के -1 करेंगे तो सी आ जाएगा। उसके बाद देखिए एन में अगर उसके बाद क्या है -2, एन में अगर आप 2 घटाएंगे तो फिर आपके बाद क्या आने वाला है। ठीक है, एन के बाद 2 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा आपका एल आ जाएगा। ठीक है, अगर आप इतने से भी आंसर लगा सकते हैं, लेकिन मैं आपको पूरा सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ। उसके बाद आपसे पूरा तीसरा ऑप्शन जो है, तीसरा जो है पॉइंट जो है क्या है, यू के बाद आपको +1 करना था, तो यू के बाद अगर हम +1 करेंगे तो वी आ जाएगा आपका। ठीक है, और सी के बाद अगर आप सी में 2 जोड़ते हो तो डी ई आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारा पैटर्न मिलता है वो कौन सा, CLVE, और CLVE हमारे पास एक ही ऑप्शन है, तो हमारा ये जो ऑप्शन है एकदम करेक्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पे आप लोग देख सकते हो भाई। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने क्या है, क्वेश्चन नंबर
दोस्तों अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। रीजनिंग का क्वेश्चन नंबर 5 आप सभी से कह रहा है और कुछ इस तरीके का पैटर्न है। अक्षरों में उस संयोजन का चयन कीजिए जिसे जब क्रमिक रूप से रिक्त स्थान में रखा जाएगा तो दोहरा वाला पैटर्न बन जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आपको पैटर्न बनाना होता है जो कि आप लोग यहाँ पे चित्र से चेक कर सकते हैं। तो पैटर्न बनाने के लिए सबसे पहले क्या होता है कि आपको ये जो अक्षर जो अल्फाबेट दे रखे हैं इनको आपको सबसे पहले काउंट करना होता है। ठीक है, तो इसको काउंट करेंगे हम 1 2 3, ठीक है, 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, ठीक है, 19 20। इस तरीके से यहाँ पे कितना हो जाएगा हमारा टोटल जो है हमारे 20 हो जाएंगे। तो 20 में आपको क्या करना है कि 20 का पेयर अगर आप बनाएंगे तो कितना पेयर बनेगा, ठीक है, 5 और 4 का पेयर बनेगा या फिर 4 और 5 का पेयर बनेगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम 5 और 4 के पेयर को काउंट कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपको पेयर बनाना मैंडेटरी है, तभी आप इस क्वेश्चन को कर पाओगे। तो यहाँ पे आपको पेयर बनाना होता है। ठीक है, हम चलिए पेयर यहाँ पे बना लेते हैं। उसके बाद अगर हम देखें तो यहाँ पे पेयर अगर हम 5 वाला पेयर बनाते हैं तो 5 का पेयर अगर हम देखते हैं आपके सामने 5 का पेयर 1 2 3 4 5। उसके बाद हम यहाँ पे इस तरीके से कर लेंगे 1 2 3 4 5। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ पे कर लेंगे 1 2 3 4 5। उसके बाद यहाँ पे इस तरीके से कर लेंगे। ठीक है, अब आप लोग यहाँ पे देखोगे तो 5 5 का पेयर हमारा बन चुका है। अब हम देखते हैं कि देखिए ऑप्शन सारे ऑप्शन में अगर हम देखें तो यहाँ पे ए तो आगे आ ही रहा है बिल्कुल। ठीक है, तो यहाँ पे जो ए कंपलसरी है, ए आ ही जाएगा। ठीक है, बिल्कुल ए आ जाएगा आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखते हैं उसके बाद यहाँ पे क्या आएगा, ए बी सी डी। तो यहाँ पे क्या आएगा देख सकते हैं, सी के बाद बी सी डी आ रहा है ना, बी सी डी। तो यहाँ पे बी के बाद क्या आएगा सी, और बी के बाद सी के बाद डी आ रहा है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका डी आ जाएगा। तो यहाँ पे पहले में क्या बनेगा, ए और डी। अब आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं ए डी कहाँ पे बना हुआ है, तो ए में बन रहा है क्या, नहीं, बी में बन रहा है क्या, नहीं। तो ये दो ऑप्शन तो वैसे ही चले गए। अब देखते हैं ए डी हमारा 2 में बन रहा है। अब नीचे वाले दोनों में से देखते हैं कि कौन से में आपका सही आंसर होता है। ठीक है, तो हम इसको पूरा करने की कोशिश करते हैं। तो ए डी हमारा बन चुका है यहाँ पे ए डी। उसके बाद अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे ए के बाद क्या आता है, आप सभी यहाँ पे देख सकते हैं, ए के बाद क्या आता है आपका बी आ जाता है। ठीक है, बी आ जाता है। ठीक है भाई, ए के बाद बी आ जाएगा, लेकिन आपको यहाँ पे ए 2 बार है ना, इसी तरीके से ए के बाद बी, बी भी 2 बार हो जाएगा। यहाँ पे ये पैटर्न बनता है। ठीक है, ए के बाद यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका बी आ जाएगा, तो बी यहाँ पे आ गया, तो ए बी बी सी डी। ठीक है, यहाँ पे क्या आता है ए ए बी सी डी। ठीक है, यहाँ पे क्या है ए बी बी सी डी। तो इस तरीके से यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे अब ए बी आ जाएगा, यहाँ पे दोबारा से यहाँ पे हम बी ले लेंगे। तो यहाँ पे डबल सी दोबारा से लिखा हुआ है, तो यहाँ पे क्या है कि ए के बाद पहले ए डबल बार, फिर बी डबल बार, फिर सी डबल बार। ठीक है, और जो बीच में आ रहा है उसको आप काउंट यहाँ पे करते रहोगे। ठीक है, उसके बाद ए यानी कि ए बी बी सी सी, यहाँ पे ए सी सी ए बी सी डी इस तरीके से आ गया। उसके बाद हम क्या करेंगे कि यहाँ पे ए ले लेंगे, उसके बाद बी सी डी। अब डी, अब सी 2 बार है तो अब की बार क्या आ जाएगा, डी 2 बार आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपका ए और डी। अब आप लोग यहाँ पे देखो कि ये कहाँ पे बना हुआ है। ठीक है, अगर हम देखते हैं तो ए बी, ठीक है, ए डी बी बी। ठीक है, यहाँ पे ए डी बी बी यहाँ तक तो सेम है। उसके बाद ए आ रहा है, लेकिन यहाँ पे क्या आ रहा है आपका डी आ रहा है, तो इस तरीके से ये गलत हो जाएगा और हमारा करेक्ट ऑप्शन जो होगा वो सी ऑप्शन यानी थर्ड ऑप्शन इसका जो है करेक्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है, बारीकी से चेक करना होता है कि कोई छोटी मोटी गलती आपसे ना हो जाए। ठीक है, बाकी अगर छोटी सी भी गलती करोगे तो यहाँ पे आपका यहाँ पे गलत हो जाएगा क्वेश्चन। ठीक है भाई, ये बात आपकी समझ में आ गई। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 जो है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 को अगर हम देखें तो ये आपका कथन निष्कर्ष वाला क्वेश्चन है जो कि आप लोग के सामने है। ठीक है, अगर हम इस कथन निष्कर्ष वाले क्वेश्चन को अगर हम देखें, ठीक है, तो आप सभी यहाँ पे कथन निष्कर्ष वाले ऑप्शन को अच्छी तरह से यहाँ पे देख सकते हो। ठीक है, यहाँ पे ये छोटा कर दिया मैंने इसीलिए। तो यहाँ पे आपका स्टेटमेंट एंड आपका इसमें बात करूँ तो यहाँ पे आपका कंक्लूजन एंड स्टेटमेंट वाला ऑप्शन है, ये आप लोग जैसे कि देख सकते हैं। यहाँ पे आपका यहाँ पे कथन निष्कर्ष थोड़ा यहाँ पे मिस्टेक हो गया, इसको सही कर लीजिएगा। ठीक है, अगर मैं बात करता हूँ तो यहाँ पे पूछ रहा है कि आपके कुछ महिलाएं समझदार हैं। तो यहाँ पे आपसे कह रहा है सम वुमेन आर वाइज। तो यहाँ पे हमारा वुमेन, तो क्या हो जाएगा हमारा सम वुमेन आर वाइज। ठीक है भाई, तो क्या हो जाएगा हमारा सम वुमेन आर वाइज। ठीक है भाई, अगर आप इसको 150 के मैटर से जानते हैं तो आप खुद भी पहले कर सकते हैं, और अगर आप नहीं जानते इस तरीके से तो आपको क्या करना है कि आपको जो है अपने अकॉर्डिंग, आप जैसे मैं आपको बता रहा हूँ ऐसे भी आप लोग कर सकते हैं। ठीक है, हमारा ये वुमेन हो गया, लेकिन क्या है कि सम वुमेन आर वाइज, तो क्या है वो आपके बुद्धिमान है। ठीक है, ठीक है भाई, क्या है वो आपकी बुद्धिमान है, तो इस तरीके से क्या हो जाएगा समझदार है। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या ले लेंगे डब्लू। ठीक है, क्या ले लेंगे हम डब्लू। उसके बाद क्या हो जाएगा, अब आपसे कह रहा है सभी समझदार जो हैं वो क्या है आपके इंजीनियर हैं। ठीक है, समझदार यानी वॉइस जो है कि ऑल वॉइस आर इंजीनियर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ऑल वॉइस आर इंजीनियर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ऑल वॉइस आर इंजीनियर। ठीक है, तो यहाँ पे आपके इसके अंदर आ जाएगा। अब हम देखते हैं कि देखिए स्टेटमेंट आपका क्या है। ठीक है, यानी निष्कर्ष क्या है आपका, कंक्लूजन क्या है, इसको कंक्लूजन कर लीजिएगा। कंक्लूजन देखते हैं, कंक्लूजन क्या कहता है आपका। कंक्लूजन कहता है कि कुछ महिलाएं इंजीनियर हैं। तो आप बताइए कुछ वुमेन इंजीनियर हैं, बिल्कुल यहाँ पे सम वुमेन आर इंजीनियर, बिल्कुल ये बात एकदम करेक्ट है। यहाँ पे ये ऑप्शन इनका जो है पहला एकदम करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगर हम देखें तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं सभी इंजीनियर समझदार हैं।
तो आप ये बताइएगा सभी इंजीनियर समझदार हैं या फिर इंजीनियर समझदार हैं? तो यहाँ पे आपको इंजीनियर समझदार लिखने हैं, लेकिन कुछ वुमेन भी तो समझदार हैं, तो यहाँ पे सभी तो नहीं हो सकते। तो इस वजह से क्या हो जाएगा कि ये ऑप्शन इनका गलत हो जाएगा। और यहाँ पे जो अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे आपको क्या करना है कि यहाँ पे चेक करना है, तो यहाँ पे फर्स्ट एकदम कथन निष्कर्ष जो पहला सही है, तो यहाँ पे ना तो ये तो बिल्कुल नहीं होगा, तो यहाँ पे या तो दोनों सही है, ये भी नहीं है, तो सेकंड सही है, ये भी नहीं है, हमारा केवल डी ऑप्शन एकदम करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे पूछा आपका केवल फर्स्ट अनुसरण करता है, ओनली कंक्लूजन फर्स्ट फॉलो, यहाँ पे पहला जो इसको फॉलो कर रहा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका फर्स्ट एकदम डी ऑप्शन इसका जो है करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये बात आपकी समझ में आ गई। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने जैसा कि अभी देखते हैं। ठीक है भाई, अगला क्वेश्चन आपसे क्या कहता है कि उस संख्या का चयन कीजिए जो अन्य 3 से वन है। ठीक है, डिफरेंस मतलब निकालना है, 3 एकदम सही है और एक कुछ अलग तरीके से है, तो हम इसको चलो करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले हम इसमें देखें तो आप इतना बहुत ज़्यादा नंबर है, बहुत बड़ा नंबर है, हम इसको देखें तो कुछ भी यहाँ पे मैचिंग नहीं खा रहा है। तो हमारे माइंड में बस एक ही बात आती है कि अब इनको हम थोड़ा सा जोड़ के देखें। ठीक है भाई, नंबर सीरीज का जो क्वेश्चन होता है नंबर का, वो आपको देखना होता है खुद से, प्रैक्टिस से ही पता चलेगा। आप खुद से करोगे तो ऐसे पता नहीं चलेगा। तो यहाँ पे हम करने की कोशिश करते हैं 7 + 2 + 5 + 6 + 3। ठीक है, आप इसको काउंट करोगे, आप इसको अच्छी तरह से काउंट करोगे, 2 + 7 + 5 + 6 + 3, तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा 23 हो जाएगा। इसी तरीके से अगर हम इसको करते हैं तो यहाँ पे देखिएगा 5 + 2 + 6 + 3 + 7। ठीक है, आप इसको भी काउंट करोगे, 10 और 3 और 10 7, 16, 16 और 2 18 और 5 23, तो ये भी कितना हो जाएगा हमारा 23 हो जाएगा। इस तरीके से अगर हम देखें तो यहाँ पे 5 + 6 + 3 + 7 + 2, तो इसको हम देखें तो 9 3 12 और 6 18 5 23, ये भी हमारा 23 हो जाएगा। इस तरीके से हम इसको भी देख लेते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा 6 + 3 + 7 + 5 + 4। ठीक है, 9 7 16 और 9, 16 और 9 कितने होते हैं आपके 25, तो ये हमारा 25 हो जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पे 3 आपके ये सेम है, लेकिन हमें पूछना है कि आपका अन्य 3 से भिन्न क्या है, तो यहाँ पे जो है डी ऑप्शन एकदम करेक्ट हो जाएगा। इस तरीके से ये चौथा ऑप्शन इसका जो है 7वें का चौथा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसी तरीके से आप यहाँ पे देखेंगे तो क्वेश्चन नंबर 8 आपको यहाँ पे नॉन वर्बल रीजनिंग से आ गया है, जो कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं अन्य 3 से भिन्न पहचानना है कि देखिए कौन सा ऐसा है जो इसमें नहीं है। आपको ए में कुछ गलती है, बी में, या 3 तो एक जैसे हैं लेकिन एक कुछ अलग है। तो यहाँ पे देखते हैं कि देखिए यहाँ पे आपका त्रिभुज दिख रहा है, यहाँ पे भी त्रिभुज दिख रहा है, यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे भी दिख रहा है, लेकिन यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे ये चलो इससे हमारा पैटर्न नहीं बनता। अब इसको हम हटा देंगे, इससे हमारा पैटर्न नहीं बन रहा। चलिए अब देखते हैं बराबर के चिन्ह से, बराबर यहाँ पे है, यहाँ पे है, यहाँ पे है और यहाँ पे भी, इससे भी हमारा पैटर्न नहीं बनता है, तो हम इसको भी अब हटा देंगे। ठीक है, अगले पैटर्न की तरफ चलते हैं। तो अगला क्या है, यहाँ पे देख सकते हैं आपका ये है ओ टाइप का, तो ओ टाइप का यहाँ पे बन रहा है, यहाँ पे, यहाँ पे, ये भी हमारा पैटर्न नहीं बनता है, तो हम इसको भी हटा देते हैं क्योंकि ये सब चारों में भिन्न है। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पे प्लस के बारे में, तो प्लस है, यहाँ पे भी प्लस है और यहाँ पे भी प्लस है, लेकिन यहाँ पे प्लस आपको नहीं नजर आएगा कहीं भी। ठीक है, यहाँ पे प्लस भी नजर नहीं आएगा, तो इस तरीके से ये आपका गलत हो जाएगा। और एक और गलत दिखाता हूँ मैं आपको, ये तो मैंने अभी आपको दिखाई दिया। अब देखते हैं यहाँ पे त्रिभुज है, यहाँ पे त्रिभुज है, यहाँ पे त्रिभुज है, ठीक, लेकिन यहाँ पे भी त्रिभुज है, इससे हमारा पैटर्न नहीं बनता है। ठीक है, इसको हटा दीजिएगा 1 मिनट के लिए। ठीक है, इसको हटा दो। ठीक है भाई, ये बात आपकी समझ में आ गई, लेकिन आपको एक चीज़ देखनी पड़ेगी, यहाँ पे कुछ ना कुछ डिफरेंस क्या है कि सबसे बड़ा डिफरेंस जो है वो आप लोगों को यहाँ पे ये देखने को मिलेगा कि ये किसी भी ऑप्शन में यहाँ पे नहीं देखने को मिलेगा। तो उस तरीके से यहाँ पे जो है 3 एकदम सही है, लेकिन चौथा ऑप्शन जो है थोड़ा सा डिफरेंट है, तो यही ऑप्शन हमारा जो है करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये बात आपकी समझ में आ गई। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसी तरीके से अन्य 3 भिन्न को पहचानना है, सेलेक्ट द विच डिफरेंट फ्रॉम द अदर। ठीक है, यहाँ पे आपको अलग वाला पहचानना है, कौन सा इनमें से अलग हो जाएगा, ये आपको यहाँ पे पहचानना होगा। ठीक है, ये बात आपकी समझ में आ गई। तो अगर आप तीनों में देखें तो यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे ये कलर वाला देखना है कि 3 जो यहाँ पे जो है ये 3 कलर हैं। यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो यहाँ पे ये 3 कलर हैं, यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो यहाँ पे ये 3 कलर हैं। ठीक है, और यहाँ पे देखें तो यहाँ पे ये 4 कलर हैं। तो इस तरीके से जो है गलत कौन सा हो जाएगा, हमारा चौथा ऑप्शन गलत हो जाएगा, लेकिन करेक्ट आंसर जो है करेक्ट यही है, क्योंकि 3 जो है अलग पूछा है। ठीक है, यह बात आपकी समझ में आ गई। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। अगला क्वेश्चन आप सभी से क्वेश्चन नंबर 10 रीजनिंग का आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 10 अगर मैं बात करता हूं तो इसको पैटर्न को बनाना है, कोई ऐसा पैटर्न बनो, चाहे इधर से बनाओ, चाहे देखिए इधर से बनाओ, चाहे आप इधर से बनाओ। इधर से करके केवल आपको ये पैटर्न बनाना है कि यहाँ पे आपका क्या आएगा, कुछ भी आप सोचिए, कुछ भी करिए, लेकिन आपको यहाँ पे ऑप्शन में यहाँ पे फिट बैठाना होता है। ठीक है, ये बात आपकी समझ में आ गई। तो यहाँ पे फिट बैठाने की कोशिश करिए, ये किस तरीके से बनेगा। अगर मैं बात करूँ यहाँ पे 20 + 12 42 से आधे करेंगे तब भी नहीं बनेगा ऐसे, हमारा इस तरीके से बनने का कोई चांस नहीं है। अगर हम इधर से देखें तो इधर से देखिए 16 + 20 36, 36 में से -3 करेंगे। ठीक है, उसके बाद अगर हम देखें तो 19 - 3 कर, इस तरीके से तो बिल्कुल भी नहीं बनेगा। तो यहाँ पे इस तरीके से पैटर्न हमारा फॉलो नहीं हो रहा है, इस तरीके से पैटर्न बनने के कोई भी चांसेस नहीं है। तो अब हमारे पास क्या बनता है कि प्लस माइनस हम कर सकते हैं। तो देखिए हम प्लस माइनस करने की कोशिश करते हैं। 20 + 16 + 33। ठीक है, 20 + 16 + 33 अगर आप इसमें ऐड करोगे 3 6 9, ठीक है, यहाँ पे
पे 9 आ जाएगा लास्ट में, 3 और 1 4 और 2, ठीक है 6, यहाँ पे कितना हो गया हमारा 69 हो गया। इसी तरीके से अगर हम लास्ट वाले को देखते हैं तो 27 + 19, ठीक है, प्लस आपका कितना हो गया 23, ठीक है, हमारा इतना हो गया। तो 3 और 9 12 और 3, ठीक है 19, ठीक है 19 हो गया, हासिल लगा 1, तो 3 और 1 4 और 2 6। तो इस तरीके से यहाँ पे 69 यानी ये पैटर्न हमारा फॉलो करता है। तो यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ पे कितना 22 प्लस, आप बॉक्स में बता दीजिएगा क्योंकि हमें ये पता ही नहीं है क्वेश्चन मार्क में क्या आएगा, ठीक है, प्लस 15, ठीक है 15 बराबर 69। अब हमें ये बताइए कि 15 और 22 कितने होते हैं, ठीक है, 15 22 कितना हो गया आपका 37 हो गया, ठीक है। अगर आप 37 हो गया, अगर आप इसमें से माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा आपका 32 आ जाएगा, और यहाँ पे आप लोग देखोगे तो यहाँ पे आपका 32 आएगा। तो इस तरीके से यहाँ पे जो है 32 आने के जो हो जाएगा, तो इस तरीके से यहाँ पे ऑप्शन ए जो है एकदम करेक्ट हो जाएगा, ठीक है भाई। तो ये थे कुछ रीजनिंग के क्वेश्चन, ये वो आपके समझ में आ गए होंगे क्लियर तरीके से। इसी तरीके का पैटर्न आपसे पेपर में पूछा जाएगा, बशर्ते आपको समय के साथ में करना होता है, ये चीज़ें आपको ध्यान में रख लेनी है। अब हम चलते हैं इंग्लिश की तरफ, ठीक है। हो सकता है कि आपके पेपर में क्वेश्चन ऊपर नीचे हो जाए, लेकिन आएंगे इसी तरीके से, ठीक है, ये बात आपकी समझ में आ गई। अगले चलते हैं, देखिएगा क्वेश्चन नंबर 1 यानी क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। फाइंड द एरर, आपको एरर छांटना होता है, ठीक है भाई। और एरर आपका किसी भी टॉपिक से हो सकता है, ये नहीं कि आपको ये बताएगा कि यहाँ पे आपको सब्जेक्ट छांटना है या फिर वर्ब छांटना है या फिर आपका टेंस में गड़बड़ है, ये आपको खुद ही छांटना होता है, ये खुद ही पता होना चाहिए एरर वाले में। ये चीज़ आप लोगों को स्टेज 1 में जब अपना एग्जाम पास किया है तो आपको अच्छी तरह से पढ़ा भी होगा, ठीक है भाई, ये बात आपकी समझ में आ गई। तो यहाँ पे आपको हम दिखाने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे ही वाज सो, ठीक है, इनक्विजिटिव दैट द रोज, ठीक है, दैट द रोज मैनी क्वेश्चन इन द क्लास, ठीक है। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे ये क्वेश्चन उठाने की बात कर रहा है, ठीक है। रोज अगर मैं बात करूँ तो रोज का जो फर्स्ट फॉर्म है आपकी राइज हो जाती है। राइज माने तो आपका क्या होता है, उठना होता है, ठीक है, राइज माने होता है उठना, ठीक है, उठना, ठीक है, सुबह जब आप उठते हैं तो राइज हो जाता है। लेकिन अगर आप B2 की बात करोगे तो ये आपके जो है इस तरीके से रोज हो जाएगा, ठीक है। लेकिन हमें क्वेश्चन के बारे में बात कर रहा है, किसी के अगर क्लास में आप क्वेश्चन उठाना चाहेंगे तो, लेकिन उसके लिए यहाँ पे रोज नहीं आता, उसके लिए क्वेश्चन उठाने के लिए हम किसका यूज करते हैं, हम रेज का यूज करते हैं, रेज। अगर आप किसी को भी चैलेंज करोगे तो रेज करोगे ना, तो इस तरीके से यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका रेज हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा रेज, रोज की जगह रेज हो जाएगा। तो यहाँ पे हमें एरर ही छांटना था, तो इसकी जगह पे आपका क्या आ जाएगा, आपका रेज आ जाएगा, ठीक है, रेज, ठीक है। ये इस तरीके से यहाँ पे जो है ऑप्शन बी में एकदम गलती है, तो यही ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, अगला क्वेश्चन फाइंड द एरर, दोबारा से एरर पूछ रहा है। तो एरर आपको फिर से बताना होता है, तो एरर भी आप फिर से बता सकते हैं। तो यहाँ पे आपको बताइएगा कि यहाँ पे ही वाज बोर्न, ठीक है, टू पुअर पेरेंट्स, ठीक है, बट बोट अप इन द एफिलिएंट फैमिली, ठीक है। आप लोगों से ये पूछता है कि आपको यहाँ पे बताना है। अब मैं आपको थोड़ी सी हिंट दे देता हूँ। यहाँ पे ये वर्ब चैप्टर से आपको लिया गया है। तो वर्ब चैप्टर से अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे आप देखोगे तो बोर्न कोई स्पेलिंग आपने कहीं पढ़ी है क्या, बताइए जरा, ठीक है। बोर्न कहीं आपने पढ़ी है, बोर्न की स्पेलिंग होती है BORN, ठीक है, यहाँ पे इस तरीके से होती है। लेकिन यहाँ पे ये क्या दे रखा है, BORNE, ई दे रखा है। तो इस तरीके से मुझे लगता है कि यहाँ पे ये आपकी गलती हो सकती है। तो यहाँ पे आप लोग देखोगे तो यहाँ पे इस तरीके से, यहाँ पे अगर आप किसी पे भी सवाल उठाना चाहते हैं या कुछ भी, तो इस तरीके से यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे जो है यहाँ पे बॉर्न की स्पेलिंग जो है यहाँ पे गलत हो जाएगी। इस तरीके से यहाँ पे ये ऑप्शन एकदम करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 जो है, क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है स्पॉटिंग द एरर। यहाँ पे फिर से आपको जो है क्या करना है, एरर छांटना होगा। दोबारा से एरर आप लोग यहाँ पे छांट सकते हैं, ठीक है। तो अब आप लोग यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे आई हैव सीन, पहला ऑप्शन क्या है कि आई हैव नॉट सीन हिम सिंस 20 ईयर्स, ठीक है, 20 ईयर्स आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। एंड सो आई कैन नॉट से विद सर्टेनिटी वेदर इज अलाइव और यानी कि डेड, ठीक है, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, या फिर आपका नो एरर। अब आप यहाँ पे बताएंगे कहाँ पे आपको एरर नजर आ रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, एक हिंट होती है देखने की, इन हिंट से ही आपको पता चलता है कि 20 ईयर्स, ठीक है। आप ये बताइए कि 20 ईयर्स हमारा क्या है, एक टाइम पीरियड है, क्या है, एक टाइम पीरियड है, ठीक है, टाइम पीरियड है हमारा, क्या है, एक टाइम पीरियड, ठीक है भाई। ये बात आपकी समझ में आ गई, एक आपका क्या है, एक अवधि है, ठीक है। अगर मैं बात करूं क्या है, एक अवधि है एक तरीके से। तो अवधि के लिए हम किसका यूज करते हैं, ठीक है, टाइम पीरियड के लिए हम सिंस का यूज नहीं करते, ये भी मैं आपको बता देता हूं, ठीक है। सिंस का यूज नहीं करते हैं, उसमें हम फॉर का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं, फॉर का। तो यहाँ पे आपका सिंस की जगह पे क्या आ जाएगा, आपका फॉर आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से ए ऑप्शन में गलती हो जाएगी और ए ऑप्शन एकदम करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए इसी तरीके से पेपर में भी आपको छांटना है, इस चीज़ का आपको खासकर में ध्यान रखना है। आगे जानते हैं, आपका अगले जो है आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, ये आपका अगला क्वेश्चन आपको यहाँ पे दिख जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 में अगर हम देखें तो यहाँ पे भी आपको यहाँ पे अच्छी तरह से दिख जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 में जो है वो आप लोग यहाँ पे अच्छी तरह से देख सकते हैं। व्हेन ही डिड नॉट फाइंड हिज कुक इन द किचन, ठीक है। आप यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, ही आस्क्ड हिज वाइफ वेयर ही
कौन, ठीक है, हैड ही कौन, आपको यहाँ पे छांटना होगा, यहाँ पे आपको कौन सा आएगा ये बात आपको यहाँ पे बतानी है, ठीक है। अगर हम देखें तो हैड के बाद आपका क्या यूज करना होता है आपको ये बताइए, क्योंकि देखिए टेंस वाक्य जो है आपका प्रश्नवाचक चिन्ह है, ये कोई प्रश्नवाचक चिन्ह तो है नहीं है जो यहाँ पे डेड का यूज होगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क नहीं लगा हुआ, तो यहाँ पे डेड का यूज होने के तो चांस रहते ही नहीं है। तो इस तरीके से अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे जो आपका क्या आने वाला है, देखिए आप लोग यहाँ पे समझ सकते हैं कि यहाँ पे इसी में आपकी गलती हो जाएगी। तो क्वेश्चन मार्क होता तब तो यहाँ पे डेड आता, ठीक है भाई, लेकिन हमारा क्वेश्चन मार्क नहीं है तो यहाँ पे डेड नहीं आएगा, ये बात आप लोग यहाँ पे अच्छी तरह से समझ लीजिएगा। तो यहाँ पे इसी ऑप्शन में हमारी गलती हो जाएगी, इसका जो है पहला ऑप्शन एकदम गलत हो जाएगा, ठीक है भाई। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे क्या कहता है, यहाँ पे आपसे देखिएगा वॉइस का क्वेश्चन है, आपको यहाँ पे वॉइस में चेंज करना है, ये आपका एक्टिव में है, ठीक है, एक्टिव वॉइस में है आपका। अब आपको पैसिव वॉइस आपको बनाना है, पैसिव आपका क्या हो जाएगा, ठीक है, पैसिव वॉइस आपको बनाना है, ठीक है भाई। अगर मैं आपके पैसिव वॉइस की बात करूँ तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन मार्क वाला पैसिव वॉइस है, आप लोग इसको अच्छी तरह से चेक कर लीजिएगा। सबसे पहले तो क्वेश्चन मार्क में सबसे पहले देखिए व्हाट WH वर्ड कहीं भी होता है, ठीक है, ये बात आपको सबसे पहले जाननी होती है कि WH अब वर्ड अगर कहीं भी है तो पहले तो WH वर्ड जब होता है तो सबसे पहले हम बाय लिखते हैं, प्लस क्या लिखते हैं, जो भी WH वर्ड है वो लिखते हैं, ठीक है, WH वर्ड, ये रूल है आपका, ठीक है, ये बात आपको समझ लीजिएगा। प्लस आपको क्या लिखना होता है कि उसके, ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है, चाहे आपका देखिएगा हु होता तो हुम हो जाता, यहाँ पे वाट है तो वाट हो जाएगा, ठीक है, लेकिन इनमें से 3 ऑप्शन है, ये तो आप बिल्कुल हटा दो, ये ऑप्शन तो बिल्कुल नहीं होता, तो ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, लेकिन हमें अभी ये नहीं पता कि कौन सा होगा। फिर आगे देखते हैं कि आपको सब्जेक्ट, ठीक है, फिर आपको देखना होता है, क्या देखना होता है आपको, ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गई। फिर आपको देखनी होती है हेल्पिंग वर्ब, ठीक है, यू के अकॉर्डिंग आपकी हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी, ये आप लोगों को यहाँ पे देखना है, ठीक है। यहाँ पे आपको क्या आने वाला है, यहाँ पे अब आप लोग देख लीजिएगा, और टेंस आपका किस में हो जाएगा, आपका पास्ट में हो जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पे क्या आ जाएगा, आपका वर हो जाएगा, ठीक है, यू वर, ठीक है, यू वर यू एम्यूज, ठीक है। इस तरीके से हमारा जो ऑप्शन तीसरा जो है करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं हेल्पिंग वर्ब आएगी आपकी, हेल्पिंग वर्ब प्लस आपका सब्जेक्ट आएगा, ठीक है, ये बात आपकी समझ में आ गई। और उसके बाद आपकी जो है मेन वर्ब आएगी, ठीक है, मेन वर्ब, ये बात आपकी समझ में आ गई। तो इस तरीके से जो है इसका जो है करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 जो है आप लोग यहाँ पे अच्छी तरह से चेक कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 जो है इसमें भी आपको जो है वॉइस में चेंज करना है, तो आप इसको वॉइस में चेंज करके आपको बता देना है, ठीक है। अगर आपसे पूछता है कि ही आस्क्ड मी टू फिनिश द वर्क इन टाइम, ठीक है, आपसे इस तरीके से पूछता है, तो यहाँ पे आपसे पूछता है क्या ही वाला ही सेम टू सेम हो जाएगा, ठीक है, क्या यहाँ पे शुड आ जाएगा, बिल्कुल नहीं, शुड का तो कोई यूज मतलब ही नहीं है, इसको आप हटा दीजिएगा 1 मिनट के लिए। तो यहाँ पे इनमें से 2 ऑप्शन तो आपके हो सकते हैं, ठीक है। अगर मैं बात करूँ यहाँ पे 2 ऑप्शन तो आपके यहाँ पे हो सकते हैं। तो यहाँ पे आपको बात करूँ ही वॉज आस्क्ड, ठीक है, ही आस्क्ड, ठीक है, इस तरीके से यहाँ पे आप लोग देख सकते हो। तो यहाँ पे आपका ये शुड यहाँ पे आ सकता है, क्योंकि यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, 1 मिनट, ये ही तो बिल्कुल नहीं आएगा, ठीक है, आई वाले तो चांस हैं, ठीक है, आई वाले यहाँ पे आपका चांस है, तो आई वाले तो यहाँ पे पूरे चांसेस बन जाते हैं। इस तरीके से अगर मैं बात करूँ तो ही जो आई में चेंज हो जाएगा, ही वाज, ठीक है, इस बार इस तरीके से आप लोग देख सकते हो, आई वाज आस्क्ड दैट आई शुड फिनिश द वर्क, ठीक है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं फिनिश द वर्क इन टाइम। तो इस तरीके से यहाँ पे पहला ऑप्शन एकदम करेक्ट हो जाएगा, ठीक है भाई। आगे देखते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका, देखिए सिनोनिम से आपसे पूछा जाएगा इनका आपको इस तरीके से कोई भी दे देगा, एक आपके सिनोनिम्स आपसे पूछा जाएगा, तो आपको एम्बेलिश बताना है। एम्बेलिश का मतलब क्या होता है आपको इसका बताना है। एम्बेलिश का मैं आपको बात करूँ तो एम्बेलिश का मतलब होता है एक प्रकार से डेकोरेट करना, ठीक है, डेकोरेट, डेकोरेट का मतलब होता है सजाना, ठीक है, एक प्रकार से किसी भी चीज़ को आप क्या कर रहे हैं, इनहेंस कर रहे हैं, डेकोरेट कर रहे हैं, एम्बेलिश कर रहे हैं, इसका मतलब क्या है, आप उस चीज़ को सजा रहे हैं। अब बात करते हैं स्पॉइल। स्पॉइल माने किसी चीज़ को डिफेस करना, ठीक है, डिफेस करना या फिर उसका बर्बाद कर देना एक प्रकार से, ठीक है, स्पॉइल यानी फिकेट कुछ भी। इकोनॉमिकल यानी कि अगर मैं बात करूँ जो फिजूल खर्ची नहीं करता हो, अगर मैं बात करता हूँ इकोनॉमिकल का, थ्रिफ्टी हो जाएगा सिनोनिम, अगर मैं बात करूँ तो थ्रिफ्टी हो जाएगा, थ्रिफ्टी जो फालतू के खर्च नहीं करता हो। नेगेट मतलब होता है ना के बराबर, ठीक है, ना के बराबर, ना के बराबर। और अगर मैं बात करूं एम्पलीफाई, एम्पलीफाई की अगर मैं बात करूं तो एम्पलीफाई मतलब क्या होता है, किसी चीज़ को इन्हेंस करना, एम्बेलिश करना, सजाना, क्या हो जाता है आपका एम्बेलिश करना या फिर आपका सजाना, ठीक है। तो इस तरीके से क्या हो जाएगा, हमारा चौथा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। लेकिन एक ऑप्शन था, मैंने आपको सारी की स्पेलिंग, आपको मैंने मीनिंग भी बताया, जिससे आपका कोई भी पूछ ले कभी भी तो आप आराम से अपने बता पाओ, ठीक है बात, ये बात आपकी समझ में आ गई। तो ये आपका एम्बेलेंस का जो है एंटोनिम, अगर मैं बात करूँ आपसे एंटोनिम पूछे तो स्पॉइल हो जाएगा, क्या हो जाएगा आपका एंटोनिम। लेकिन हमसे पूछा था सिनोनिम, तो सिनोनिम हमारा क्या हो जाएगा, इसका चौथा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब आपसे पूछता है कि इसका एंटोनिम आपको बताना है। इसका प्रोडिगल, प्रोडिगल का आपको एंटोनिम आपको बताना है। प्रोडिगल मतलब होता है फिजूल खर्ची, क्या होता है आपका फिजूल खर्ची, ठीक है भाई। जो फिजूल खर्ची यानी कि अगर मैं बात करूं जो फालतू के पैसे खर्च करता हो, फिजूल खर्ची जिसको हम बोलते हैं, ठीक है, जो फिजूल खर्ची करता है, फालतू के पैसे खर्च करता है इधर उधर, तो हम उसको बोलते हैं फिजूल खर्ची।
बी लिटिल माने क्या होता है भाई, ये भी आप लोगों को बता देना है। बी लिटिल माने होता है ना के बराबर, ठीक है, ना के बराबर, मतलब मामूली सा कुछ भी। अगर बात करूं इकोनॉमिकल, इकोनॉमिकल जो कम पैसे खर्च करता हो सकता है ये हो। एक्स्ट्रावेजेंट माने वही फिजूल खर्ची दोबारा से, ये इसका जो है क्या हो जाएगा, ये आपका सिनोनिम हो जाएगा, ये इसका सिनोनिम हो जाएगा, ठीक है। अगर बात करूं एडॉप्ट, एडॉप्ट माने क्या होता है, एडॉप्ट माने होता है किसी चीज़ को एक्सेप्ट करना, ठीक है, एक्सेप्ट करना या फिर ग्रहण करना, ठीक है, ये भी आप लोग समझ सकते हैं। तो यहाँ पे आपसे पूछा था प्रोडिगल, प्रोडिगल का जो है फिजूल खर्ची का जो है एंटोनिम क्या हो जाएगा, एंटोनिम हो जाएगा इकोनॉमिकल, ठीक है। यहाँ पे आज जो है इसका जो है बी ऑप्शन एकदम करेक्ट हो जाएगा, इस तरीके से यहाँ पे बी ऑप्शन एकदम करेक्ट हो जाएगा, ठीक है भाई। चलिए आगे बात करते हैं। आपसे पूछता है क्या, वन वर्ड सब्सटीट्यूशन आपसे पूछेगा, वन हु बिलोंग्स टू डिफरेंट कंट्री, ठीक है, जो डिफरेंट कंट्री से बिलोंग करता है हम उसको क्या कहते हैं। आपसे पूछिए कैजुअल, कैजुअल आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कैजुअल। अब आप लोग इसको समझ सकते हैं, आप ये क्या कर रहे हैं, मान लो ये आपकी गर्लफ्रेंड है और ये आप हैं, ठीक है। कैजुअल माने क्या करते हैं, आप किसी गर्लफ्रेंड को अपनी को मना रहे हैं, ठीक है। तो कैजुअल क्या होता है कि गर्लफ्रेंड को मनाना या फिर किसी को भी मनाना, तो वो कैजुअल हो जाता है, किसी को मनाना, ठीक है। ये बात आपकी समझ में आ गई। आगे देखते हैं एलिमनी, एलिमनी क्या होता है देखिएगा, आप जैसे आपका मान लो तलाक हो जाता है, डाइवोर्स हो जाता है, डिवोर्स के बाद अगर मान लो डिवोर्स के बाद, ठीक है, डिवोर्स हो जाता है किसी का, उसके बाद जो फीमेल जो होती हैं उनको जो है पैसा देते हैं, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं आपका एलिमनी मनी बोलते हैं, ठीक है, एलिमनी बोलते हैं, ठीक है भाई। ये बात आपकी समझ में आ गई। डायनेस्टी माने क्या होता है कि वंश आप लोग देखते होंगे, तुगलक वंश, वो वंश, ये वंश, वो वंश, वो आपके वंश एक प्रकार से हो जाते हैं। आपसे पूछता है एलियन, एलियन क्या होते हैं भाई, आप बता दीजिएगा, यहाँ पे आप आसानी से बता सकते हैं, वन हु बिलोंग टू डिफरेंट कंट्री, जिसको हम क्या बोलते हैं, एलियन बोलते हैं। तो इसका जो है एकदम करेक्ट आंसर जो हो जाएगा, ठीक है भाई। चलिए अगले एक देखते हैं ईडियम के बारे में, ईडियम एंड फ्रेजेस के बारे में। तो अगला ईडियम आपसे क्या कहता है, अगला ईडियम भी आप लोग यहाँ पे अच्छी तरह से चेक कर सकते हैं। तो अगला जो ईडियम है वो आप लोग यहाँ पे अच्छी तरह से चेक कर पा रहे होंगे। यहाँ पे आपसे कह रहा है क्या कि बी बॉर्न विद अ सिल्वर स्पून इन अवर माउथ, ठीक है, इन वंस माउथ, या फिर ठीक है अगर मैं बात करूँ इन वंस माउथ, जो बात करें कि मुंह में सोने की चम्मच लेके पैदा होता है ना, उसको क्या बोलते हैं हम, इस तरीके से ये कहावत होती है कि बी बॉर्न विद ए सिल्वर स्पून इन वंस माउथ, ठीक है, यानी कि जो आपके मुंह में सोने की चम्मच लेके पैदा होता है इस तरीके से। तो आपको ये बताना है कि यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा। अगर मैं बात करूँ टू बी बॉर्न इन रिच फैमिली, ये हो जाएगा, या फिर बियरिंग ऑल रेस्पॉन्सिबिलिटी। अगर मैं इसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी की बात करूँ तो किसी भी चीज़ की सारी जिम्मेदारी उठाने का मतलब क्या होता है कि सारी जिम्मेदारी उठाना, ठीक है। तो ये आपका सारी जिम्मेदारी उठाने के लिए होता है। अगर मैं बात करूँ एनमिटी बिटर रिलेशन, यानी एनमिटी का मतलब होता है शत्रुता, एनमिटी मतलब क्या होता है, शत्रुता निभा रहे हैं आप किसी से, आपकी लड़ाई होगी आप बहुत तरीके से इस तरीके से, तो ये आपका शत्रुता के लिए यूज होगा, ठीक है। लेकिन हमें पूछ रहा है क्या हमसे कि जो मतलब रिच फैमिली में पैदा हुआ है, तो यहाँ पे आपका ए ऑप्शन एकदम करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे नॉन ऑफ दिस तो है ही नहीं है, टू बी बॉर्न इन रिच फैमिली, ठीक है, इस तरीके से ये पहला ऑप्शन इसका जो है करेक्ट हो जाएगा, ठीक है भाई। अब चलते हैं भाई मैथमेटिक्स पे। अब हमारे देखिए इंग्लिश के 10 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं, टोटल मिला के हमारे 30 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 31 है आपका, या फिर अगर मैथ के बारे में बात करें तो मैथ का फर्स्ट क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपसे पूछा दो संख्याओं का एचसीएफ, यानी अगर मैं बात करूँ महत्तम समावर्तक 6 है और उनका एलसीएम यानी लघुत्तम समावर्तक आपका कितना है, 84 है। यदि इनमें एक संख्या 42 है तो दूसरी संख्या क्या होगी, ठीक है, आपको इस तरीके से पूछा है। तो इसके लिए आपको कोई भी पैटर्न फॉलो नहीं करना है, सिंपली आपको क्या करना होता है कि ए एंड बी, ठीक है, यानी पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर क्या होता है आपका एलसीएम इंटू एचसीएफ, ठीक है, एचसीएफ। ये आपको एक फॉर्मूला टाइप है, आप इसको यूज कर लीजिएगा। कहीं भी अगर ऐसा क्वेश्चन आता है पहली संख्या पूछे दूसरी पूछे, या फिर आपसे दो संख्या दे दे तो आपसे ये भी पूछ सकता है कि एलसीएम क्या होगा या फिर एचसीएफ क्या होगा, तो आप इसी तरीके से आपको निकालना होगा, ठीक है भाई। अगर मैं बात करूं तो इसी चीज को फॉलो करना होगा। यहाँ पे एक संख्या दे रखी है हमारी, कितनी दे रखी है 42। हमें बी, आपको हमारी दूसरी संख्या हमसे पूछा है, दूसरी संख्या हमें नहीं पता है तो हम इसको बी रहने देंगे। हमसे एलसीएम कितना दिया है हमारा 84, एलसीएम आपका दिया है 84, हम यहाँ पे रख देते हैं। उसके बाद हमारा क्या दिया है एचसीएफ कितना दिया है हमारा 6 दिया है, ठीक है। अगर हम बी बराबर, अगर हम इसको करते हैं बी बराबर 84 गुणा है यहाँ पे, ठीक है, 84 प्लस इंटू 6, ठीक है, बटे कितना हो जाएगा हमारा 42। अगर आप इसको 6 से काटते हैं तो ये 7 बार कट जाएगा, 6 सत्ते 42, और अगर आप कितना हो जाएगा आपका 84/7, तो 84 12 सत्ते 84, अगर आप 7 को 12 84 को 7 से डिवाइड करोगे तो कितना हो जाएगा 12। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं हमारा कितना आंसर आ चुका है, 12 हमारा आंसर आ गया। तो इस तरीके से ऑप्शन ए एकदम करेक्ट हो जाएगा। और इसी तरीके से आपको आंसर करना, अगर मान लो फ्यूचर में कभी भी इस तरीके से क्वेश्चन आता है तो आपको यही फॉलो करना होगा, ठीक है। ये बात आपकी समझ में आ गई। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि क्वेश्चन नंबर 1 जो है इसका कंप्लीट हो चुका है, क्वेश्चन नंबर मैथ का पहला कंप्लीट हो गया है।
अब हम देखते हैं, देखिएगा क्वेश्चन नंबर दूसरा जो है, क्वेश्चन नंबर दूसरे की तरफ हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा आपसे क्या कहता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर दूसरा आपसे कह रहा है कि एक छोटी कंपनी में महिला कर्मचारियों की संख्या और पुरुष कर्मचारियों की संख्या का अनुपात जो आपका 3:2 दे रखा है, तो हम इसको कर लेते हैं पहले फीमेल, ठीक है, फीमेल अनुपात मेल, ठीक है। हमारा कितना है देखिएगा 2:3 हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। यदि महिला, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, यदि कंपनी में पुरुष कर्मचारियों की संख्या, ठीक है, यानी मेल कर्मचारियों की संख्या कितनी आपकी दे रखी है, 90 दे रखी है, ठीक है भाई। आप यहाँ पे देखोगे कितनी दे रखी है हमारी, 90 दे रखी है। मेल कर्मचारियों की संख्या 90 दे रखी है। तो कंपनी में महिला कर्मचारियों की संख्या कितनी होगी, किसकी पूछिए आपसे, फीमेल की पूछिए। किसकी पूछिए आपसे, फीमेल की पूछिए। आप लोग यहाँ पे अच्छी तरह से देख सकते हैं। तो अगर मैं फीमेल के बारे में बात करूँ तो यहाँ पे फीमेल कहीं मुझे लगता है मिसप्रिंट हो गया, इसको एडजस्ट कर लीजिएगा। तो यहाँ पे आपके फीमेल की पूछी है, तो आपसे पूछ रहा है कितना गुना है, आप लोग यहाँ पे अच्छी तरह से देख सकते हैं, ठीक है भाई। तो यहाँ पे आप सॉरी यहाँ पे पूछ रहा है कि कंपनी में काम करने वाले, कंपनी में काम करने वाले कर्मचारियों की संख्या क्या है, ठीक है। तो आपको ये बताना होगा कि मान लो ये कितनी है, ये कितना गुना है आपका, 3 गुना है, ठीक है। इसी तरीके से आप यहाँ पे देखोगे तो आप इसका 3 गुना करोगे, ठीक है। किसका कि 3 गुना कर, आप इसका 3 का 30 गुना, 30 गुना, ठीक है। कितना है 30 गुना। आप इसका भी अगर 30 गुना करते हैं तो ये कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। लेकिन हमसे पूछा है कंपनी में काम करने वाले कर्मचारियों की कुल संख्या पूछिए, टोटल संख्या पूछिए। तो अगर आप टोटल अगर हम इसका निकालें, ठीक है, अगर आप इसका टोटल अगर आप देखें तो 60 + 90 कितना हो गया हमारा, 150 हो गया, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, इसका आंसर यही हो जाएगा, ठीक है भाई। और इसी तरीके से आप लोग देख सकते हैं, मैं दोबारा भी आपको बता देता हूँ, यहाँ पे आपका फीमेल यानी फीमेल का और मेल का जो अनुपात है वो 2:3 दे रखा है, ठीक है। आप वहाँ पे देख सकते हैं कि कंपनी में पुरुष कर्मचारियों की संख्या कितनी दे रखी है, 90 दे रखी है। तो यानी कि अगर मैं बात करूँ तो 30 गुना है आपकी, ठीक है, मेल की 30 गुना है। तो इसी तरीके से फीमेल की भी 30 गुना होगी। तो इस तरीके से फीमेल कितनी हो जाएंगी, 60, और मेल कितने हो जाएंगे आपके 90। और आपसे पूछ रहा है काम करने वाले कुल, यानी टोटल आपके कितना पूछ रहा है, टोटल आपसे पूछ रहा है कि टोटल जो एम्प्लॉय होंगे वो कितने हो जाएंगे। तो आप इस तरीके से यहाँ पे देख सकते हैं कि 60 + 90 कितना हो गया आपका, 150 हो गया। तो इस तरीके से इसका जो है पहला ऑप्शन एकदम करेक्ट हो जाएगा, ठीक है भाई। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका क्या है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर थर्ड हम देखते हैं। आपके क्वेश्चन नंबर थर्ड आपसे क्या कहता है कि एक व्यवसायी, ठीक है, 20 वस्तुएं खरीदता है जिसका क्रय मूल्य 15 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। कितने के बराबर है, 15 मूल्य के बराबर है। लेकिन 20 वस्तुएं खरीदता है, लेकिन उसका जो मूल्य है वो 15 के बराबर है, ठीक है। किसके बराबर है, 15 के बराबर है। व्यवसायी का लाभ या हानि, सबसे पहले तो आप लोग देख सकते हैं अगर कोई भी चीज़ है वो 20 रुपये में ली जा रही है, ठीक है। मान लो आपने 20 रुपये में कोई भी चीज़ ली, ठीक है, 20 रुपये में आप चीज़ ले गए, उसको 15 के भाव के हिसाब से बेच रहे हो, ठीक है। आप यहाँ पे देखो सबसे पहले 15 के विक्रय मूल्य, मतलब 15 वस्तुओं के अकॉर्डिंग आप लोग बेचोगे तो किस तरीके से होगा, ठीक है। सबसे पहली बात है कि आपको यहाँ पे प्रॉफिट ही होगा, यहाँ पे लॉस तो आपको होने वाला नहीं है, ठीक है। ये भी आप लोग यहाँ पे अच्छी तरह समझ लीजिएगा। अब हम देखते हैं, मान लो 20 वस्तुएं थी और टोटल कितने के हिसाब से बेच रहा है, 15, ठीक है, 15 वस्तुओं के हिसाब से बेच रहा है। तो अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे जिससे पूछता है हम उसको नीचे लेते हैं, ठीक है, उससे पूछता है हमारा उससे नीचे लेते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। तो हमारा कितना हो जाएगा, 20 - 15 कितना हो जाएगा हमारा, 5 हो जाएगा। और नीचे कितना है हमारा, 15। अब हमसे पूछा क्या परसेंटेज, तो परसेंटेज में आप 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे इसको, ठीक है, 100% से मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो आप इसको काटोगे तो 1/3 हो जाएगा, ठीक है। और अगर आप 100/3 करोगे तो हमारा कितना हो जाएगा आपका 33.33, यही हमारा आंसर हो जाएगा। और यही हमारा प्रॉफिट है, पहला आंसर एकदम करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से ऑप्शन फर्स्ट एकदम करेक्ट हो जाएगा, ठीक है भाई। चलिए अगले ऑप्शन की तरफ हम चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, क्वेश्चन नंबर 4 जो है, क्वेश्चन नंबर 4 हमसे कहता है क्या कि एक स्कूल में 60% छात्र परीक्षा में उत्तीर्ण हुए, ठीक है भाई। एक स्कूल है जिसमें 60% बच्चे जो हैं वो पास हो चुके हैं, ठीक है। चलो मान लेते हैं कि 60% बच्चे जो हैं वो आपके पास हो चुके हैं, ठीक है भाई, पास हो गए, ठीक है भाई। चलिए यदि अनुत्तीर्ण उम्मीदवारों की संख्या 240 है तो बचेगा। अब भाई हर चीज कितनी होती है, अपने आप में 100% होती है, ठीक है। तो आप यहाँ पे देखो कि जो बच्चे फेल हुए हैं वो कितने हैं, वो आप लोग यहाँ पे देखिएगा कितने हो जाएंगे, फिर 40% हो जाएंगे, सीधी सी बात है। तो यानी अनुत्तीर्ण अभ्यर्थियों की संख्या कितनी है, 40% है। और 40% की वैल्यू आपको यहाँ पे कितनी दे रखी है, 240 दे रखी है। कितनी दे रखी है, 240 दे रखी है। अब आप यहाँ पे ये बताओ कितना गुना है आपका, ठीक है, 4 × 24, ठीक है। तो कितनी हो जाएगी आपका, 6 गुना है आपकी, ठीक है। तो इसी तरीके से आप 60 की भी अगर आप 6 गुना करोगे तो कितना हो जाएगा, आपसे पूछा है कि उत्तीर्ण होने वाले यानी पास होने वाले कितने हुए थे, पास जो हुए थे वो कितने हुए थे आपके 60% हुए थे। तो पास होने वाले हुआ है, तो यानी इसमें भी अगर आप 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा 360, यानी 360 हो जाएगा। और आपसे पास होने वाले पूछे तो पास होने वाले कितने हो जाएंगे आपके 360 हो जाएंगे। लेकिन अगर आपसे पूछता कि टोटल अभ्यर्थी कितने हैं तो आपको इन पे ऐड करना पड़ता है 360, ठीक है, 360 + 240 कितने हो जाता है आपका 600 हो जाता।
ऑप्शन में 600 भी दे रखा है, कहीं आप ये कर आओ, ठीक है, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। लेकिन हमारा आपसे पूछा है कि पास होने वाले, तो पास होने वाले 60% थे, तो 60% हमारा कितना हो जाएगा, 360 हो जाएगा। तो इस तरीके से तीसरा ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 5 जो है, ठीक है भाई, क्वेश्चन नंबर 5 आप सभी के सामने यहाँ पे अच्छी तरह से आपको दिख रहा होगा। अब आपसे देखिए ट्रिग्नोमेट्री से संबंधित क्वेश्चन आ गया, ठीक है भाई। ट्रिग्नोमेट्री देखिएगा आपका डीबी में भी आता है और जीडी में भी आता है, ये भी आप लोग यहाँ पे समझ सकते हैं, ठीक है भाई। तो सभी चैप्टर को आपको कवर करके रखना होगा, खुद से भी आप चाहें तो प्रैक्टिस करके रखने से, ठीक है। अब आप देख सकते हैं साइन 23, यहाँ पे आपको किस तरीके से यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, साइन 23 और बटे कॉस 67 प्लस कॉस 71 प्लस बट यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं बटे साइन 19। इस तरीके से आप इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो हम इसको कॉस में पहले तोड़ लेते हैं, ठीक है भाई। हम इसको कॉस में आपको तोड़ के करते हैं। देखो 90 माइनस कितना हो जाएगा हमारा 23, हमारा कुछ जा तो नहीं रहना ऐसे करने में, ठीक है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो ये तोड़ के ही बनता है, ठीक है, बटे कॉस 67, ठीक है, प्लस हमारा कितना हो गया कॉस, कितना हो जाएगा हमारा कॉस की जगह पे क्या हो जाएगा हमारा, ठीक है। यहाँ पे हम क्या लेना है, अब हमको साइन लेना होगा क्योंकि हमें 90 से रिप्लेस करना है, ठीक है भाई। ये बात आपकी समझ में आ गई। तो 90 माइनस 71, तो यहाँ पे क्या लेंगे हम साइन लेंगे, ठीक है, बटे कितना हो जाएगा हमारा साइन 90, ठीक है, ठीक है भाई। ये बात आपकी समझ में आ गई। अब आप इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ पे हमारा कितना हो जाएगा, ऊपर कॉस 23 बट सॉरी कॉस 63 हो जाएगा हमारा, कितना हो जाएगा कॉस 63 हो जाएगा हमारा, कितना हो जाएगा कॉस 67 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे नीचे भी कॉस 67 है, प्लस आप देखोगे कि साइन कितना हो जाएगा, अगर 90 में से 71 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा साइन 19 हो जाएगा, बट्टे कितना हो जाएगा साइन 19 हो जाएगा, ठीक है। अब आप इसको काटोगे तो एक बार कटेगा, एक बार ये कटेगा, तो इस तरीके से 1 + 1 = 2, ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है भाई। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन इसका जो है करेक्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको ये सॉल्व करना होगा, ठीक है। ये बात आपकी समझ में आ गई। आगे बात चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 जो है आप लोग यहाँ पे अच्छी तरह से चेक कर सकते हो। यहाँ पे आपसे पूछता है कि 5000 रुपये पर 3 वर्ष के लिए 10% की वार्षिक दर से साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर के बीच का अंतर कितना होगा, आपसे ये पूछा है। सबसे पहले भाई आपको मैं बता देना चाहता हूँ इसका जो कॉन्सेप्ट होता है, अगर मान लो कभी भी आपसे अंतर पूछता है, अगर मान लो आपसे पूछता है CI एंड SI का, ठीक है, आपसे पूछता है क्या SI माइनस CI का अगर डिफरेंस आपसे पूछता है, कभी भी डिफरेंस का वो पूछेगा तो आपको क्या करना है कि फॉर्मूला है आपको हमेशा लगाना है। अगर आपसे मान लो 2 साल के लिए पूछे, 2 ईयर के लिए अगर आपसे पूछता है तो आपको ये वाला फॉर्मूला लगाना है जो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। P × R² अपॉन 100 का होल स्क्वायर, या फिर आपसे पूछे 3 साल के लिए तो SI माइनस CI बराबर, अगर मैं बात करूं अगर आपसे 3 ईयर के लिए पूछता है, ठीक है, 3 ईयर के लिए अगर आपसे पूछता है तो आपको क्या करना है P × R² बटे 100 का होल स्क्वायर, प्लस आपको क्या करना है कि 300 + R अपॉन 100, ठीक है, ये आपको फॉर्मूला लगाना है। ये अब आपको ये देखना है कि यहाँ पे कौन सा आपसे पूछा गया है। हमसे पूछा गया है 3 साल के लिए तो हम 3 साल वाला लगाएंगे, और अगर आपसे 2 साल वाला पूछा जाता है तो आपसे 2 साल वाला, तो हमें ये वाला फॉर्मूला फिट करना पड़ेगा, ठीक है। तो हमारा जो SI एंड CI का जो हमारा वो होगा, तो हमें डायरेक्ट में फॉर्मूला में P हमारा क्या है 5000 है, P हमारा 5000 है, R अगर हम देखें तो रेट हमारा कितना है 10% है, ठीक है भाई। ये बात आपकी समझ में आ गई। और साल हमसे पूछा है 3 साल, तो हमें ये वाला फॉर्मूला लगाना है। ये बात आपकी समझ में आ गई होगी। तो चलिए मैं डायरेक्ट आपको सामने पुट करके अभी आपको दिखा देता हूँ। तो 5000 हो गए यहाँ पे, ठीक है, 5000 R कितना हमारा R इंटू अगर मैं बात करूँ 10 × 10, इसको सॉल्व भी कर देता हूँ मैं अभी, ठीक है। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो इसको स्क्वायर करोगे आप, ठीक है, प्लस 300, ठीक है, 300 प्लस R कितना हमारा 10 पर, उसके बाद बटे 100, ठीक है भाई। अगर आप इसको सॉल्व करते हैं तो यहाँ पे 5000 हो गया, उसके बाद आप यहाँ देखें तो आपका कितना हो जाएगा, ठीक है भाई। तो यहाँ पे आपका 100 हो जाएगा, ऊपर स्क्वायर करेंगे तो आप नहीं, ठीक है, 10 का स्क्वायर आपको करना था, ठीक है भाई। ये बात आपकी समझ में आ गई। 10 का आप स्क्वायर करते तो आपका 100 हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे भी आप लोग देख सकते हैं 10 की अगर आप स्क्वायर करोगे, यहाँ पे 100 का स्क्वायर करोगे और 10 का स्क्वायर आप लोग यहाँ पे करते तो कितना हो जाता है आपका 40 हो जाता है, ठीक है। इसी तरीके से आप प्लस देख सकते हैं तो 310 बट्टे कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा, ठीक है। अब आप यहाँ पे आप सिंपली काटा पीटी कर लो, ठीक है। तो यहाँ पे 3 0 को 3 0 से यहाँ पे आप काट सकते हो, बच्चा कितना 5 को यहाँ पे आप लोग 2 से काट सकते हो, 2 बार कट गया। अब 2 से अगर आप यहाँ पे 2 से किट को काटोगे तो 50 बार कट जाएगा, ठीक है। अगर हम 50 को काटें तो अब आप लोग देख सकते 50 के अगर इसको 100 को काटेंगे तो कितना बार कट जाएगा, 2 बार कट जाएगा। हमारा कितना बचा 310 बट्टे 2 बराबर कितना हो जाएगा 155, ठीक है। तो अब आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। तो इस तरीके से
155 कहाँ पे आ रहा है, 155 रुपये, पहला ऑप्शन इसका जो है करेक्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से ऑप्शन को आपको रखना है और इस तरीके से को सॉल्व कर लेना है, ठीक है। ये प्रैक्टिस से आता है भाई, ये भी मैं आपको पहले बता देना चाहता हूँ। आप सोचें कि बिना प्रैक्टिस के हो जाएगा, भाई प्रैक्टिस के बिना नहीं होगा, पर मैं जितना करा रहा हूँ उतना सफिशियंट है। इसी से रिलेटेड आपको टॉपिक खुद से भी प्रैक्टिस करना चाहें तो खुद से भी आपको प्रैक्टिस थोड़ी बहुत करके रखनी पड़ेगी, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आपसे एडवांस मैथ से आता है। अगला क्वेश्चन एडवांस जो जीडी वाले हैं उनके लिए रहने वाला है। ट्रिग्नोमेट्री भी जीडी वालों के लिए है और ये बाकी जो है जीडी वालों के लिए, बाकी अर्थमेटिक भी रहने वाला है। डीबी के लिए जो अर्थमेटिक ही पूछा जाता है, ये बात आपको ध्यान रखना है। लेकिन जीडी में क्या है कि अर्थमेटिक और एडवांस दोनों पूछे जाते हैं मैथ में, ठीक है। ये बात आपकी समझ में आ गई। तो 7 नंबर क्वेश्चन आपसे कहता है कि पी का वह मान निर्धारित करें जिसके लिए पी इंटू यहाँ पे देखा आई वेक्टर जे का यानी कि यूनिट वेक्टर आपसे पूछा है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। तो यहाँ पे आपसे पूछा है इनमें से कौन सा ऑप्शन एकदम करेक्ट होगा। सबसे पहले आपको यूनिट वेक्टर के बारे में कुछ बेसिक जानकारी होनी चाहिए। जो यूनिट वेक्टर होता है ना, उसका यूनिट मैग्नीट्यूड प्लस आपका जो डायरेक्शन होता है ना, वो आपका सेम होता है, ठीक है। अगर मैं बात करूँ आपका, देखिए मैग्नीट्यूड, ठीक है, मैग्नीट्यूड, ठीक है, प्लस डायरेक्शन, ठीक है, यूनिट मैग्नीट्यूड, ठीक है, डायरेक्शन क्या होता है आपका सेम होता है, ठीक है भाई। ये भी आप लोग यहाँ पे समझ लीजिएगा, सेम होता है। तो इस तरीके से आप लोग अगर आप इसको सॉल्व करोगे, ठीक है भाई, तो यहाँ पे हम इसको सॉल्व करते हैं तो पी वेक्टर हो गया, ठीक है। उसके बाद अगर आप इसको यहाँ पे देख लेते हैं अभी, ठीक है भाई, इसको हम इस तरीके से यहाँ पे कर लेंगे। तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा, आई वेक्टर प्लस जे वेक्टर प्लस के वेक्टर, ठीक है। आप इसको बंद करोगे, अगर आप यहाँ पे देखते हो तो पी पे वेक्टर चढ़ जाएगा। उसके बाद अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे हम इसको रूट में ले लेंगे, ठीक है, 1 का स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि आई के आगे एक तो कुछ है तो है नहीं। अगर मान लो 2 होता तो 2 ले लेते, 3 होता 3 लेते, लेकिन कुछ नहीं होता तो हम 1 लेते हैं। तो आई का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2 का 1 का स्क्वायर फिर 1 का स्क्वायर, क्योंकि सबके आगे 1 1 है, एक ही मानते हैं, ठीक है। इस तरीके से अगर आप इसको सॉल्व करते हैं तो पी वेक्टर रूट में कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ठीक है, हमारा इतना आ जाएगा। लेकिन हमारा क्या है कि यूनिट वेक्टर है, हमसे पूछा है यूनिट वेक्टर। तो यूनिट वेक्टर के लिए हमें क्या करना होगा कि जो पी वेक्टर होता है उसको हमें बराबर कर लेना है, किसके बराबर, 1 के, ठीक है, 1 के बराबर करना है, क्योंकि यूनिट वेक्टर क्या होता है 1 हो जाता है हमारा। तो इस तरीके से अगर आप इसको सॉल्व करते हो तो पी वेक्टर कितना हो जाएगा हमारा, प्लस माइनस 1/√3, ठीक है। यही हमारा आंसर है। देखो कौन सा ऑप्शन एकदम करेक्ट है, पहला ऑप्शन ही एकदम करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से आपको सॉल्व करना पड़ेगा। आगे देखते हैं। देखिए ये लैंग्वेज से संबंधित क्वेश्चन है, आपको थोड़ा बहुत लैंग्वेज अगर आपने पढ़ी होगी, ठीक है, तो ये आपको समझ में आ जाएगा। तो एक वर्ग आव्यूह को विषम सममित आव्यूह कहा जाता है जब क्या कहा जाता है। इसमें अगर मैं बात करूं, इसको जो विषम सममित आव्यूह जो कहा जाता है, ए सेट ए, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, ए स्क्वायर मैट्रिक्स इज कॉल्ड ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स व्हेन, उसको क्या कहते हैं हम, उसको बोलते हैं क्या, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, इसका परिवर्त स्वयं का ऋणात्मक होता है, यानी कि इट्स ट्रांसफॉर्म इट्स ऑन नेगेटिव, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पे आपका जो करेक्ट हो जाएगा। लैंग्वेज से संबंधित क्वेश्चन है, थोड़ा मैट्रिक्स में आप लोग थोड़ा बहुत पढ़ के जाइएगा, ठीक है। ये बात आपकी समझ में आ गई। अगला क्वेश्चन है, आप लोग यहाँ पे अच्छी तरह से देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे क्या कहता है, अगला क्वेश्चन भी आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। हम इसको सॉल्व करते हैं। यदि ये डब्ल्यू नहीं है, ओमेगा, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। ओमेगा एकता का घनमूल है तो आपको बताना है कि एक का घनमूल है तो आपको मान क्या होगा, ठीक है। इस तरीके से आपसे पूछा है तो इसका आपको मान सबसे पहले आपको इस तरीके से करना है। तो डी बराबर, हम इसको डी बराबर ही रख लेते हैं। डी बराबर हमारा मान लो ये हो जाता है, ठीक है। अब हम अगर इसको रो के अकॉर्डिंग हम R3 कर लेते हैं। आप चाहे जो भी कर लो, आपको 0 बनाना होता है इसमें, ठीक है। सिंपली बात है, आप इसको 0 बनाओगे, क्योंकि आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर बराबर कितना होता है, 0 होता है। तो आपको सबसे पहले 0 बनाना है। किसी भी चीज को आप 0 बना लो, कहीं भी रख लो, 0 बनाना है। हम R3 में चलो रख लेते हैं, ठीक है। अगर हम R3 में हम रखेंगे, ठीक है भाई, अगर हम R3 में रखते हैं तो यहाँ पे 1 ओमेगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। ये बात आपकी समझ में आ गई। और यहाँ पे क्या हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर, यहाँ पे हो जाएगा 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, और यहाँ पे क्या है हमारा ओमेगा स्क्वायर 1, और यहाँ पे क्या है 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर। तो हमारा क्या हो जाएगा ये, अगर मैं बात करूं तो इस तरीके से R3 बराबर क्या हो जाएगा हमारा 1 ओमेगा स्क्वायर और ओमेगा स्क्वायर बटे 1। और यहाँ पे ये मैंने आपको पहले ही बता चुका हूँ कि ये आपका क्या होता है 0 होता है। तो यहाँ पे ये 0 0 0, अगर मान लो ये एक भी कॉलम 0 हो जाता है तो इस तरीके से पूरा जो है हमारा डी जो है हमारा पूरा डी जो है वो आपका 0 आ जाता है। क्या हो जाता है हमारा 0 हो जाता है। इस तरीके से हमारा जो है तीसरा ऑप्शन इसका जो है करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। कहीं भी 0 आ जाएगा तो पूरा ये 0 बन जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं, देखिएगा क्वेश्चन नंबर 10 आप सभी के सामने जो है, आप लोग यहाँ पे अच्छी तरह से चेक कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 आपसे क्या कहता है कि sin 75 प्लस sin 15 का मान आपको बताना है। तो sin 75 प्लस sin 15 में आपको पता है कि ये वैल्यू जो होती है वो आपकी किसकी और होती है। अब बताइए किसकी और होती है, ये cos 15 की भी वैल्यू होती है
और अगर मैं बात करूँ ये जो वैल्यू होती है वो आपकी cos 75 की भी यही वैल्यू होती है। ठीक है, ये बात आपकी समझ में आ गई। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, अगर आप इनके डायरेक्टली आपको मान याद करने पड़ते हैं, sin 18 हो गया, तो इस तरीके से आपने जितने भी मान है आप उनको याद कर लीजिएगा। ठीक है भाई, अगर मैं बात करूँ अगर आप यहाँ पे रखोगे इसकी वैल्यू, अगर मैं रखता हूँ, ठीक है, अगर मैं इसकी वैल्यू रखूंगा तो आप सभी के सामने कितनी हो जाएगी, √3 + 1 बटे 2√2। ठीक है, कितना हो जाता है हमारा cos 15 और sin 75 की वैल्यू ये होती है। अगर मैं बात करूं इसकी sin 15 और cos 75 की वैल्यू अगर मैं बात करूं तो √3 - 1 बटे कितना हो जाएगा हमारा 2√2। ठीक है, ये बात आपकी समझ में आ गई। अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा हमारा √6 बटे 2। तो इस तरीके से हमारा ये आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, तो ये हमारा पहले इसका जो आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, ये ऑप्शन इसका जो है करेक्ट हो जाएगा। कुछ इस तरीके से जो ऑप्शन को आपको सॉल्व करना है, ये कुछ ऑप्शन है, बाकी आपको खुद से भी थोड़ी बहुत प्रैक्टिस करके रखनी है भाई। अगर मैं बात करूं, देखिए आपको पेपर पास करना है, ठीक है, आपको 40 में से 40 नंबर नहीं लाने हैं। मैंने आपको 40 के 40 क्वेश्चन अभी आपको कराए हैं, लेकिन भाई मेरा कर्तव्य है, दायित्व है कि मैं आपको सारे क्वेश्चन सॉल्व कराऊं। लेकिन वहां पे आपको ये चीज चेक करनी है कि केवल मुझे पास करने के लिए, ठीक है, पास करने के लिए मुझे 20 नंबर लाना जरूरी है, 20 मार्क्स होनी चाहिए बस। ठीक है, इसके लिए आप क्या कर सकते हो, ठीक है, इसके लिए आपको करना कुछ नहीं भाई, ये चीज आपको देखनी है कि आप 10 क्वेश्चन मान लो रीजनिंग के आते हैं, तो सबसे पहले आप 10 क्वेश्चन तो रीजनिंग को कर सकते हो। बची आपकी इंग्लिश, ठीक है, अगर आप मान लो इंग्लिश में 10 में से 5 भी कर जाते हैं, ठीक है, और मान लो आप जीके में आप 2 कर जाते हैं, ठीक है, और मैं मानता हूँ मैथ आपका इतना कमजोर तो होगा नहीं अगर आपने पास किया है तो, ठीक है, 5 अगर यहाँ पे कर जाते हैं, तो अगर मान लो जीके में मान लो आप इतना 2 कर लेते हैं, मैथ में अगर आप 5 कर लेते हैं मैथ में, ठीक है, तो कितना हो गया, 10 5 15, 2 17, 5 22, इस तरीके से भी 22 हो गया। अगर आप कितने भी डाउन है तब भी भाई पास करना है पेपर, बस ज्यादा हमें 40 में से 40 थोड़ी लाने हैं, ठीक है, 40 में से 40 थोड़ी लाने, अगर आप 20 लाते हैं 40 में से तब भी पास हो जाएंगे। तो ये आप लोग यहाँ पे समझ सकते हैं। बाकी आज ये पहली क्लास थी जो कि यूट्यूब पर आपको लाइव मिली थी, ठीक है, ये बात आप लोग यहाँ पे अच्छी तरह से समझ सकते हैं। अगली जो क्लास होगी वो आपको मैं पहले बता देता हूँ। अगली जो क्लास है हमारी, एक टेलीग्राम है प्राइवेट, उसमें हमारी क्लास होती है, ये भी मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, ये बात आप लोग यहाँ पे अच्छी तरह से समझ लीजिएगा। प्राइवेट टेलीग्राम चैनल है हमारा प्राइवेट, ठीक है, और वो उसमें केवल पेड जितने भी लोग हैं वही जुड़े हुए हैं। ठीक है, अगर मैं बात करूं आप भी इंटरेस्टेड हैं, तब तैयारी करना चाहते हो तो 199 रुपीज़ में हमारा बैच परचेस कर सकते हैं। ठीक है, और अगर मैं बात करूं हमारा बैच परचेस करने के लिए हमारे कॉन्टैक्ट नंबर पर आप मैसेज कर सकते हैं 94 12 62 47 33। ठीक है, ये बात आपकी समझ में आ गई। ये हमारा एक व्हाट्सअप नंबर है, इस पर आपको केवल व्हाट्सअप करना है, ये बात आप लोग यहाँ पे समझ लीजिएगा। ठीक है भाई, ये बात आपकी समझ में आ गई, तो यहाँ पे आप व्हाट्सअप कर सकते हैं। मैंने आपको बता दिया, वीडियो आपको कैसी लगी एक बार कमेंट बॉक्स में भी बता सकते हैं। बाकी जो भी अगली वीडियो होंगी वो अपना टेलीग्राम पे भी मिलेंगे, ये बात आप लोग समझ सकते हैं, और जो भी इंटरेस्टेड कैंडिडेट हैं वो अपना ले सकते हैं। ठीक है भाई, बाकी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर कर दीजिएगा, और इसी तरह के अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन भी प्रेस कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद एंड वंदे मातरम।